कमजोरी के साथ बाजार में कारोबार बचाया आखिरी 1.5 घंटा, आएगी कुछ रिकवरी या फिर रहेंगे कमजोर और क्या करें कल के अहम ट्रेडिंग सेशन की तैयारी है। फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। आज थोड़ी सुस्ती का माहौल है, थोड़ा करेक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। मिडवीक 1.5 घंटा कैसा रहेगा, रिकवरी आएगी या फिर और दबाव, इस पर है फोकस। पहले तो अनिल जी, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं ये बताओ। बड़ी बातें यही, दिन के निचले स्तरों के आसपास बाजार कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लगभग 100-125 पॉइंट नीचे निफ्टी 18,525 के आसपास, और बैंक निफ्टी इस वक्त आपको दिखेगा 43,900 के आसपास, 44,000 के नीचे। लगभग 500 अंकों का नुकसान, 550 अंकों का है। कमजोरी जो आती दिख रही वो बैंक्स और एनबीएफसी शेयरों से आती दिख रही है, यानी कि सरकारी बैंक भी कमजोर है, प्राइवेट बैंक भी कमजोर है, फाइनेंस कंपनियां कमजोर है, एनर्जी स्टॉक्स पर दबाव है। कच्चे तेल के दाम तेजी से घटने का डर जो है वो शेयरों में भी फैलता दिखा है। सरकारी कंपनियां आज प्रेशर में आपको नजर आएगी, लेकिन मेटल स्टॉक्स ये सुबह से कमजोरी के संकेत दे रहा है। बचा कुचा एक एफएमसीजी दिग्गज हेवीवेट सेक्टर है, वो भी कमजोर है। इन सब कमजोरी के बीच में अगर हल्की फुल्की खरीदारी कही है तो 2 डिफेंसिव सेक्टर्स में है, फार्मा और आईटी। ये हल्के फुल्के मजबूत है, लेकिन जो थीम इस पूरे अप्रैल और मई के महीने की रही है, जिस पर हमने बार बार लगातार आपको कहा है, वहाँ पर अब भी आज भी मजबूती के साथ अगर कहीं कारोबार होता हुआ दिख रहा है तो वो है छोटे शेयरों में। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है तब, जबकि 500 पॉइंट नीचे आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स नजर आए। उस वक्त भी ब्रॉडर मार्केट के आउट परफॉर्मेंस का सिलसिला बरकरार है, वहां पर कहीं कहीं डर वाला माहौल है नहीं, और मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट है। ये सब कुछ तब है जबकि डाउ फ्यूचर्स लगभग 75 अंक नीचे इस वक्त आपको दिखेंगे। नेस्डेक फ्यूचर्स में 40 अंकों का है नुकसान। यूरोप आधा % कमजोर है आज अमेरिका के बड़े अहम ट्रेडिंग सेशन के पहले। ये है अब तक का पूरा हाल, और बड़ी बातें भी इसमें रिजल्ट्स गायब हैं। अब तो खत्म हो गया, ऑफिशियली ओवर लंबा चला क्योंकि फुल ईयर की भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। बट हाँ, अब अगले 1 महीने के लिए कोई नतीजे नहीं आएंगे, फिर नया रिजल्ट सीजन जुलाई ऑनवर्ड्स आपको आते हुए दिखेगा। बट आज का एक्शन समझाइए अनिल जी। आज थोड़ी डिसेंट मुनाफा वसूली हो रही है। 44,000 के नीचे भी अब हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। इनफैक्ट 43,900 के भी नीचे बैंक निफ्टी आया है। थोड़ी बैंक्स में ज्यादा मुनाफा वसूली है। कल हमने देखा था आखिरी 1 घंटे में बैंक्स का ही बड़ा उछाल आया था। आज इन पर्टिकुलर, वैसे तो लगभग सारे सेक्टर्स गिर रहे हैं, बट इन पर्टिकुलर बैंक्स ज्यादा कमजोर हैं। तो मजबूती तो वही है, ज्यादा ही थे। हाँ, 1887 आया क्या अभी तक नहीं ना, नहीं। लेकिन 44,151 आया ना। हाँ, तो लाइफ हाई पहले बनाए, पहले लीडरशिप है, पहले भागे, थोड़े ओवरबोर्ड भी है। पुट कॉल रेशियो भी 2 दिन से बैंक निफ्टी का ही ज्यादा है। करेक्ट। तो बैंकों का गिरना बनता है दीप। जहां जितनी तेज रफ्तार होगी करेक्शन, उतना ही तेज होगा, ज्यादा होगा। सो आई थिंक एकदम परफेक्ट है। इसीलिए आज सुबह आपको जाना, तो मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही थी सुबह कि आज मैं स्पेसिफिकली पर्पजली आपको छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं। और आज मैं ये नहीं कह रहा कि जहां खुले वहीं जितना नीचे खुले उतना जल्दी और उतना तुरंत खरीदिए। खरीदने के लेवल से ही खरीदना है। आज अपनी बात यही हो रही थी कि तुरंत खरीदने वाला मामला है ही नहीं। आज आराम से लेवल पर मौका मिलेगा। इनफैक्ट निफ्टी तो आपके मौके के लेवल पर आई गया 8,500 के आसपास, लेकिन बैंक निफ्टी तो अपने मौके के लेवल से भी नीचे आया है, और भी नीचे तक का आपको मौका दिया है। सो आई थिंक अब रहा सवाल एक तो ये कि बाजार की रिएक्शन का परफेक्ट है। परफेक्ट, हाँ, परफेक्ट है। ऐसा ही चाहिए होता है। नहीं, ये सही है। अगर मतलब आप एक तो हर रोज तेजी नहीं सोच रहे, करेक्ट। दूसरा करेक्शन 18,662 का हाई बनाया है, और 18,400 कितना 82-83 आज है। तो कितना करेक्शन मार 150 पॉइंट ना, 150 पौने 200 पॉइंट, एग्जैक्टली पौने 200 पॉइंट, एग्जैक्टली 1%। 1% का करेक्शन कोई करेक्शन है, इतना तो बनेगा ही ना। और होना चाहिए अभी भी पहले अच्छे सपोर्ट लेवल पे, तो पहला सपोर्ट लेवल 18,500 का ही बनता था। 18,500 के पहले कोई सपोर्ट है ही नहीं, और इसीलिए 18,600 के आसपास खुल रहा था। हम कह रहे थे लेना नहीं है, अभी आराम से रुकिए। सो अब ये खरीदने की रेंज में आ रहा है। अब खरीदने की रेंज में आ रहा है, लेकिन खरीदना कब और कैसे वो मैं बताता हूँ। खरीदना एक ही कंडीशन पे, जब डाउ ये 150 वाला जो अब 75 हुआ, ये डाउ कमजोर होता दिखे तो नहीं खरीदना आज, फिर हम कल खरीदेंगे। अच्छा, हाँ, और आज अगर खरीदेंगे भी तो सावधानी से खरीदेंगे। वोटिंग आज वोटिंग वाला मामला है, पूरी संभावना हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा सोचो, लेकिन बुरे के लिए तैयार रहो। हाँ, तो इसलिए आज थोड़ा हाथ हल्का रखो। ज्यादा उछल कूद, ज्यादा बहुत एग्रेसिवली आज खरीदारी करने का टाइम नहीं था। तो रोज बोलते हैं, आज नहीं है तो नहीं बोल रहे। इसलिए आज जिन लोगों को एग्रेसिवली लेना ही है, उनके लिए 18,450 18,500 खरीदने की रेंज है। तो हल्का फुल्का आप खरीदारी यहाँ शुरू कर सकते हैं। 18,575 18,600 आए तो थैंक यू कर देना वापस। बैंक निफ्टी जरूर मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
लेवल्स देख के हाँ आने वाले हैं, बिल्कुल तैयारी है। आज का लो है दीप 823 43,822 823, शूटिंग रेंज के बहुत नजदीक आ रहा है। 43,675 43,700, यहाँ से 150 पौने 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी आएगा तो अच्छा मौका है। आई एम द बायर। वैसे सुबह आप बोल भी रहे थे सपोर्ट थोड़ा नीचे आता है, बट वो हेडरूम डे ट्रेडर्स के लिए रखना जरूरी था, और पोजिशनली भी आज इसलिए जरूरी था कि बड़ी इवेंट क्या है, कभी कभी आपको किसी दिन को पहले से भांप के लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे करोगे तो देर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर गंदा सोचो, चलो कि आज अमेरिका में 400-500 पॉइंट की कोई गिरावट हो जाती है कि ये वोट फेल हो जाता है तो ठीक है, आज आप ऑलरेडी 44,000 के इतना नीचे हैं, ठीक है, 43,800 पे फॉर एग्जाम्पल बंद हो जाते हैं, जस्ट इमेजिन है, और कल सीधा आप 43,400-300 खुले तो फिर उस स्टॉप लॉस का फायदा क्या, कितने पैसे लग गए। सो कभी कभी आपको छोटा स्टॉप लॉस सिचुएशन देख के वो करना जरूरी है। इसलिए आज मैंने पर्पज नहीं तो मैं रोज तो दे ही रहा हूँ ना बड़ा लंबा स्टॉप लॉस, कि डरो मत तेजी का मार्केट में नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस दूर रखो, लेकिन जिस दिन आपको लगता है कि ये चेंज करने की जरूरत है, फ्लेक्सिबल होकर कर लेना चाहिए। सो इसलिए आज छोटा स्टॉप लॉस। अब 43,675 43,700 आएगा तो वहां पे एक चांस लेना चाहिए। गॉट इट। लीजिएगा, जरूर लीजिएगा, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वहां लीजिए, वहां लेना बनता है। क्यों बनता है वो बताऊं। 44,500 से 43,700, 500 300 800 पॉइंट का करेक्शन आपका हो गया 1.5 ट्रेडिंग सेशन में, कल से लेके अभी तक। 1.5 भी नहीं, एक ही है, आज ही हुआ है, कल तो हाँ, रिकवर हो गए थे। बस एक सेशन में 800 पॉइंट बस, और क्या चाहिए। कोई ऐसा बाजार बहुत खराब और वैसा कुछ नहीं है। एक रनिंग प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, किसी भी वजह से आए, थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट कम में आ गया और बड़ी इवेंट के पहले का हल्का ओवरबॉट मार्केट थोड़ा ठंडा हो रहा है, बढ़िया लेने का टाइम। तो 43,675 700 लेने की जगह है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 18,450 18,500 हल्का फुल्का खरीदने की जगह, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। आज क्वांटिटी कम रखे हैं, थोड़ा दिन में पैसा बन जाए। फॉर एग्जांपल 50-75 पॉइंट निफ्टी में बन गए, चलो आया ना, ठीक है, जो आया ले लो, ऐसा सोचने का। ऐसा नहीं मेरे को बड़ा कमाना है, वो नहीं सोचना। और सेम बैंक निफ्टी में बने 200-300 पॉइंट 250 पॉइंट ले लो यार, ठीक है, ज्यादा बड़ा क्या करना है, कल देखेंगे। गॉट इट। लेते रहिए बस। ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहिए, थोड़ा लेवल्स को माइंड करिए, थोड़ी पोजीशन हल्की रखिए। स्टेप बड़ा इवेंट है आज शाम का, वो हो जाने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। हमारे एक्सपर्ट्स भी बस तैयार हो रहे हैं अपनी कॉल्स के साथ। आइए उससे पहले आपको कुछ ट्रिगर्स और साथ ही आज की खबरें बता देते हैं। नुपुर और अरमान दोनों हैं तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं? गुड मॉर्निंग सब, सॉरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले क्वार्टर 4 का इंडिया का जीडीपी डेटा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पावर नैप से भी एनर्जी बहुत बढ़ती है। हाँ हाँ 100%। मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ, जब समझो मुझे रात को 10-11 बजे तक काम करना हो कभी, तो मैं दोपहर में 1 बजे 1:30 बजे खाना खाने के बाद 10 मिनट तक पावर नैप ले लेता हूँ। तो आप भी अब चाहें तो 10-11 बजे तक काम कर सकती हैं। पावर ना तो ले लिया, पावर ने तो ले लिया, काम कर वही लिया जाए। जी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। क्वार्टर 4 का जीडीपी का जो डेटा इंडिया का वो आज आने वाला है। साथ ही साथ वेदांता भी आज फोकस में, क्योंकि जो चेयरमैन साहब है अनिल अग्रवाल जी, वो आज शेयर होल्डर से बस 1 घंटे बाद बातचीत करने वाले, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। स्टॉक भी फोकस में है। एमएससीआई के जो बदलाव है वो आज की क्लोजिंग से चेंज होते हुए नजर आएंगे। मैक्स हेल्थ केयर, HAL, सोना, BLW इस सूची का पार्ट होंगे एमएससीआई के। और जो बाहर जाने वाले स्टॉक्स है उसमें अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और इंडिस टावर है। साथ ही साथ वेटेज का भी एडजस्टमेंट आज की क्लोजिंग से होता हुआ दिखेगा। कल की बात करें तो नया महीना, नई शुरुआत होगी। ऑटो सेल्स का जो मई के महीने के डेटा है वो आते हुए दिखेंगे, तो ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। साथ ही साथ सरकार 2 व्हीलर EV पर इंसेंटिव घटाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा भी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि ट्रैक्टर की जो कीमतें है वो 1 तारीख से बढ़ती हुई नजर आएगी, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। साथ ही साथ होंडा सिटी और अमेज की कीमतों में करीबन 1% की बढ़ोतरी की जाएगी, तो ऑटो सेक्टर पूरा का पूरा कल के दिन फोकस में रहेगा। RBI के जो डिप्टी गवर्नर के इंटरव्यू है वो कल से शुरू हो जाएंगे। 5 PSU बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, तो ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है। साथ ही साथ AB कैपिटल, जहां पे बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी कर फंड जुटाने पर बोर्ड विचार करेगा, तो AB कैपिटल भी खबरों में रहने वाला है। श्री सीमेंट एडजस्टमेंट है, यहाँ पे एक्सटेट है इंटरिम डिविडेंड की 55 रुपए का एडजस्टमेंट कल के दिन आपको नजर आएगा। ग्लोबल से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप का जो CPI का डेटा है मई के महीने का वो आता हुआ दिखेगा, और ECB के जो पॉलिसी मीटिंग हुई थी वो उसके भी मिनट्स आपको कल आते हुए नजर आएंगे। फ्राइडे के दिन मिंडा कॉर्पोरेशन फोकस में आएगा वापस से, क्योंकि
बोर्ड बैठक इक्विटी प्रेफरेंशियल इशू QIP राइट्स इशू के जरिए कंपनी फंड जुटाने वाली है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। एक्सटेट काफ़ी सारी है डिविडेंड को लेकर। इंडसइंड बैंक 14 रुपये का एडजस्टमेंट आपको शुक्रवार के दिन दिखेगा। इन्फोसिस 17.5 रुपये, हैवेल्स इंडिया 4.5 रुपये और पेज इंडस्ट्रीज 60 रुपये का डिविडेंड आपको एडजस्ट होते हुए शुक्रवार के दिन नजर आएगा। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज भी नजर रखिएगा, क्योंकि स्पिन ऑफ जो एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट में हुआ था उसके शेयर्स अलॉट होंगे, उसकी एक्सटेट है, तो ये भी फोकस में रहने वाले हैं। और ग्लोबल से सिंगापुर में ट्रेडिंग हॉलीडे शुक्रवार के दिन और USA में जॉब्स डेटा आने वाला है मई के महीने का, तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं फ्राइडे तक। ओके, ढेरों इवेंट्स हैं और स्पेशली फ्राइडे का दिन काफ़ी बिजी होने वाला है। आज शाम को ऑफ कोर्स यूएस में जो वोटिंग है उस पर भी सबकी नज़र है। आइए आज जो खबरें आई हैं वो भी एक बार जान लेते हैं अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले अगर आप खबरों में देखिए डिक्सन टेक पर खबर आती हुई दिखी कि Xiaomi इंडिया के साथ उन्होंने करार का जो प्रस्ताव किया है, जिसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के लिए जो है करार का प्रस्ताव करते हुए दिखे हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी, यहाँ पर जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है सिकोना बैटरी टेक्नोलॉजी, उनके साथ जो है वहाँ पर वो निवेश करने वाली है। लगभग 54-55 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी निवेश करती हुई दिखेगी। लैंडमार्क कार्स, यहाँ पर कंपनी को MG मोटर से LOI मिला है और इंदौर और भोपाल में जो है डीलरशिप के लिए कंपनी को LOI मिलता हुआ दिखा है। बिरला सॉफ्टटेक, यहाँ पर कंपनी ने B क्लाउड प्लस सर्विसेज जो है लॉन्च की हैं। इसके तहत कंपनी ओरेकल क्लाउड इंफ्रा से माइग्रेट जो है वो कर सकेंगी। ऑटो स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार ने सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए आवेदन मंगाए हैं, जिसका अगर आप देखें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पोर्टल के जरिए जो है आप आवेदन जो है वो कर सकेंगे। और ब्लॉक डील्स में, जिसकी दोनों ब्लॉक डील्स के जिक्र हुआ ही था, HDFC लाइफ जहां पर लगभग 3.57 करोड़ के कई सौदे हुए थे, और अगर सोना BLW प्रिसिशन देखिए वहां पर 2 करोड़ शेयरों के कई सौदे हुए थे। तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें एंड ऑफ कोर्स जो बड़ी 2 ब्लॉक डील हुई हैं स्टॉक्स में भी। बिल्कुल, तो एक्शन भरपूर है और इसी एक्शन को बढ़ाते आगे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। स्वागत कीजिए कुणाल जी राकेश जी का, स्वागत कीजिए सचिन जी सुमित जी का, स्वागत कीजिए हिमांशु जी और साथ ही साथ आशु जी का। वाह, राइमिंग भी हो गई। हिमांशु जी, आशु जी, सचिन जी, सुमित जी, ऐसी तो मतलब राइमिंग, मतलब नई जोड़ियां नेचुरल टैलेंट निकला। देखो आपने आपसे जी सुमित जी। कुणाल जी बड़ाई करना चाहते हैं जी। कुणाल जी फरमाइए। अनिल जी देखिए, मैं तो अभी ये कहना चाह रहा हूँ, अभी आप जो नूपुर को कह रहे थे कि पावर नैप ले लो, तो अनिल जी पावर नैप में पावर शब्द है अनिल जी। केवल पावरफुल लोग ही पावर नैप ले पाते हैं अनिल जी। अब अगर अनिल जी मेरे जैसा आदमी पावर नैप लेने लगे तो ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं अनिल जी, ये बार बार मैसेज भेजकर बोलेंगे फला शेयर देखो, इसको देखो, तो अनिल जी पावर नैप इंसान कैसे ले, आप बताइए। ऐसे ही लोगों से बचने के लिए ये जो मोबाइल के आविष्कारक है इन्होंने एक एरोप्लेन मोड बनाया है। ऐसा आप गलत फहमी में न रहे कि एरोप्लेन मोड के लिए आपको एरोप्लेन में बैठना जरूरी है, तभी आपको उसका इस्तेमाल कर पाएंगे या तभी मोबाइल पे वो काम करेगा। जमीन पे आप अपने ऑफिस में अपने घर पे बैठ के भी एरोप्लेन मोड को अगर दबा दें तो बंसल जी से आपको हमेशा मतलब उस वक्त के लिए मुक्ति मिल सकती है जब तक आप एरोप्लेन मोड में है जी। आइए स्वागत किया जाए हिमांशु जी के साथ, बिगुल हिटमैन हिमांशु। हाय सर। क्लियरली अगर आप कहीं से सपोर्ट है तो निफ्टी है, सॉरी आईटी है, और आईटी में खरीदना है टेक महिंद्रा का फ्यूचर्स 1125 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। अनिल जी यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट होने की तैयारी है। 1120 1125 के बीच में काफी मल्टीपल रेजिस्टेंस है और वो स्टॉक आज ये जो रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक आज निकालने के लिए तैयार है। 1118 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। पहला टारगेट यहाँ पर 1140 रुपए का, दूसरा टारगेट 1152 रुपए का। ये दोनों टारगेट्स मुझे लगता है अनिल जी 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1140 1152 टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया सर? अनिल जी स्टॉप लॉस रहेगा 1118 रुपए का। 1118 1118, स्टॉप लॉस 1140 1152, टारगेट टेक महिंद्रा खरीदने की राय। कुणाल जी राकेश जी को क्या पसंद है जान लेते हैं बिगुल के बाद। बताएं सर। अनिल जी देखिए, ये आईटी आपने पूछा क्या पसंद है। सबसे पहले तो हमें आईटी पसंद आया था, हमने टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो सब निचले लेवल्स पे रिकमेंड किए थे। और अब पसंद आ रहा है फार्मा में सबसे पहले हमने पसंद करा डीवी, फिर ओरो फार्मा को आप देखिए वो चमक रहा है।
और अब नंबर है सन फार्मा का। इसके अंदर भी एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर सन फार्मा का है, ये स्टॉक भी एक अच्छी खासी तेजी का एक प्रबल दावेदार है। मिस नहीं करना चाहिए, एक ओवरवेट खरीदारी की राय ऑन सन फार्मा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट पर जिस तरह का पिछले 2 सत्रों में वॉल्यूम एडिशन हुआ है, इससे लग रहा है कि स्टॉक में वापस से आपको 1040 1050 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो सन फार्मा पर हमारी मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की राय है। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस रखना है 970 पर, 970 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीद करें। पहला टारगेट होगा 1000 रुपए का, 1000 का। इवेंचुअल टारगेट 1025 का। 1025 के टारगेट सन फार्मा पर रखे नजर। आईटी और फार्मा इस समय बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन जी भी हमारे साथ तैयार हैं, उनकी कॉल बिगुल BTS डबल टी। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पे आईटी पे से ही मुझे लग रहा है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। 39.15 के आसपास इसके फ्यूचर्स अभी ट्रेंड हो रहे हैं। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है इमीडिएट बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 39.80 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। बट पोजिशनली यहाँ पर 41.20 के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन राइड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस में काफी छोटा दे रहा हूँ यहाँ पर 38.80 का। ऑन क्लोजिंग बेसिस आपको ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड खरीदारी करनी है L&T टेक्नोलॉजीज के फ्यूचर्स में। ओके, LTTS यहाँ करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती है। क्या बात है, आईटी फार्मा यही दो थोड़े स्टॉक सेक्टर ऐसे हैं जो आज डिफेंसिव है, यहाँ खरीदारी का मन बना रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आशु जी से मुलाकात करने का। एक बार बाजार पर व्यू भी लिया जाए आज और कल के लिए। आज से वीकली एक्सपायरी। आशु जी व्यू बताएं सर। अनिल जी व्यू परसों शेयर किया था, प्रिसाइजली इट इज टर्निंग आउट लाइक दैट ओनली। और वो यही था अनिल जी कि जो डेट सीलिंग की न्यूज़ के बाद तो कंसोलिडेशन हो रही थी, वो जो मूव बना था वो नहीं बना और लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो लगता था कि एक बार वहां पे रुकेगा। देखिए अनिल जी, कई बार लोग पूछते हैं कि 3 दिन का ट्रेड अलग होता है अनिल जी, 1 हफ्ते का अलग होता है, महीने का अलग होता है, 6 महीने का अलग होता है। कुछ लोगों ने कहा आप तो 19,000 की तरफ जर्नी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहा हूँ 19,000 की तरफ जर्नी है, बट उसके साथ ट्रेडिंग और वो जो जर्नी है दोनों में बहुत फर्क होता है। सो अनिल जी बेसिस दैट मूव जो था कि 150-200 पॉइंट की निफ्टी में करेक्शन आ सकती है, वो हमने आज देखने को मिली है। हमने एक स्प्रेड बनाया था अनिल जी 18,600, 18,450, 1:2, 300 तक सेफ है। वो अनिल जी 16 रुपए का बना था, अभी 50 रुपए का भाव है और मुझे अभी भी लगता है अनिल जी कि कल ये भाव ये 100 रुपए हो सकता है। मतलब अभी भी कल तक के लिए अनिल जी निफ्टी प्रेशर में रहेगा, ये एक्सपायरी का प्रेशर इतनी जल्दी जाएगा नहीं। क्योंकि अनिल जी वो अच्छी वाली एक्सपायरी का मूवमेंट है, तो ये अभी भी अनिल जी कल तक के लिए एक मंदी का दौर लगता है। बैंक निफ्टी में भी हो सकता है, निफ्टी में मुझे ज्यादा लगता है क्योंकि बैंक निफ्टी में आज ज्यादा हो गया है, निफ्टी में अनिल जी अभी भी लगता है और मुझे लगता है स्प्रेड वो बने रहना चाहिए। और अगर किसी ने नहीं बनाया तो अनिल जी मैं उनके लिए आज एक नया स्प्रेड भी दे सकता हूं। इससे पहले अनिल जी एक अपडेट देना चाहता हूं, 3 अपडेट हैं इस बार के हमारे अनिल जी। एक स्प्रेड है 1:1 HCL टेक प्रॉफिट में चल रहा है, स्टेट बैंक का स्प्रेड चल रहा है 570 610 1:2 प्रॉफिट में चल रहा है, और एक प्लेन वनीला NMDC की कॉल खरीदी हुई है, वो प्रॉफिट में नहीं आनी जी ब्रेक इवन में चल रही है। तीनों के साथ बने रहे। ये तीनों स्प्रेड्स हैं जो महीने के यानी कि स्टॉक्स की एक्सपायरी मंथली होती है, तो ये स्प्रेड जो स्टॉक्स के बनते हैं ये मंथली व्यू से बनते हैं या शॉर्ट टर्म व्यू से बनते हैं, और जो निफ्टी बैंक निफ्टी के स्प्रेड्स होते हैं वो अगले 2 दिन 3 दिन और वीकली एक्सपायरी के हिसाब से होते हैं। तो एवरी ट्रेड हैज ए डिफरेंट बकेट अनिल जी, और हम कोशिश करते हैं जैसे हम क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं व्यूअर्स के साथ भी करें। तो अनिल जी ये मेरा अपडेट है, मार्केट का व्यू भी है, और कल की एक्सपायरी के लिए अनिल जी एक फ्रेश स्प्रेड है, अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लेता हूं। बिल्कुल, तो फ्रेश स्प्रेड आपके लिए आता हुआ आशीष सर की तरफ से बताएं सर। अनिल जी अभी 18,500 सॉरी निफ्टी चल रहा है 516 के करीब। तो अनिल जी किसी को नया स्प्रेड बनाना है और थोड़ा सा रिस्क लेना है तो 18,500 की एक पुट लेनी चाहिए और 18,400 की 2 पुट बेचनी चाहिए। इस स्प्रेड को बनाने की कॉस्ट आएगी अनिल जी सिर्फ 11-12 रुपए। अनिल जी 11-12 रुपए हाईलाइट करना इसलिए जरूरी होता है कि पिछला हमने परसों का स्प्रेड बनाया था, जो मैंने बोला था इंश्योरेंस है, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर नहीं मार्केट नीचे जाता 16 रुपए। अनिल जी 16 आज 50 हो गए 3 गुना, कल 100 रुपए भी हो सकते हैं, ये 16 मतलब 5 गुना 6 गुना भी हो सकते हैं। सेम वे अनिल जी 18,500 की एक पुट हम कल की लेंगे, 18,400 की बेचेंगे।
11 या 12 रुपए की कॉस्ट में स्प्रेड बन रहा है। 18,300 यहां से 215 पॉइंट नीचे तक सेफ है, और ऊपर में 11-12 रुपए तो अनिल जी इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते। तो अगेन इंश्योरेंस कम प्रॉफिटेबल इंश्योरेंस, एक होता नहीं अनिल जी इंश्योरेंस जो होती है लाइफ की वो हमारे बाद मिलती है, ये वाली इंश्योरेंस है जो हमारे होते हुए ही मिल जाती है अगर हम ट्रेड करते हैं, तो ऐसी इंश्योरेंस तो बहुत अच्छी होती है। तो अनिल जी 11-12 रुपए में ये इंश्योरेंस ट्रेड भी समझ सकते हैं, और कल तक का जो मुझे लगता है कि निफ्टी में कोई खास रिवर्सल नहीं आएगा, निफ्टी अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही सेल एंड राइज है, कल तक अनिल जी कोई मेजर रिकवरी नहीं दिखती है, मतलब ये मेरा व्यू है। और लेकिन अनिल जी व्यू हम फ्यूचर से नहीं कर सकते, क्योंकि गलत गए तो बहुत बड़ा मतलब झोल या मार पड़ जाती है। तो एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसको फॉलो करके कोशिश करते हैं कि कम पैसे लगाएं और थोड़े पैसे बन जाए। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए। पुट 2 बेच रहे हो सर आप आज, बराबर है ना 18,400 वाले? हाँ जी अनिल जी 2 बेच रहे हैं। देखिए हाँ। अनिल जी देखिए अभी जब मैं ये स्प्रेड बना रहा हूं तो अनिल जी देखिए 125 पॉइंट हम निफ्टी में नीचे और आ चुके हैं, और 200 पॉइंट तक की मेरे पास सेफ्टी है। तो अनिल जी बहुत मारामारी नहीं है। अरे सर आप ना अरे सर आप जितनी मर्जी आए बेचो, 2 क्या 3 बेचो। मैंने नोटिस किया तो मैंने कहा मैं पूछ लूं एक बार, वापस कंफर्म कर लो, 2 पक्का है ना? नहीं अनिल जी ठीक अनिल जी, हाँ 2 ही बेचते, कॉस्ट कम हो जाती है अनिल जी। एक्सपायरी में ना थीटा डिके बहुत जल्दी होता है आज की डेट में अनिल जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ये आप जरूर कवर करेंगे। जो विक्स है वो मतलब 13 की होगी, जो रेट है वो 10 के है और वॉलेटिलिटी 17 की है। ये अनिल जी कैसे मतलब कहाँ कैसे बैठेगा, मतलब ये कुछ भूचाल करेगा अनिल जी। ये जो सिचुएशन है ना, ये भूचाल करेगी जरूर एक दिन। वाह भूचाल, वाह। चलिए बड़े शब्द। आशीष जी अब बड़े क्रिएटिव हो रहे हैं शब्दों के मामले में, भूचाल। और जो क्रिएटिव हमेशा रहते ही हैं, आजकल भले कम है जैसा बंसल जी ने बताया, लेकिन जितने भी हैं है तो अपनी सुमित जी बिल्कुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी फरमाएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 82 रुपए 40 पैसे, 82 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है बॉम्बे डाइन। बॉम्बे डाइन के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पिछले 4 दिनों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड, अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों के फॉल के बाद आज पहला दिन है जब बॉम्बे डाइन में ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, और एक कैंडल फॉर्म होने के साथ साथ 3 से 4 दिनों के हायर लेवल पे आ चुका है। तो ये स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 10% से 12% तक का मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में बनेगा 79, 79.50, ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। तो 79 के स्टॉप लॉस से बॉम्बे डाइन में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 88 का पहला टारगेट, 90 का दूसरा टारगेट, 88 से 90 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें बॉम्बे डाइन 79 के स्टॉप लॉस से। ओके, 79 का स्टॉप लॉस, बॉम्बे डाइन में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त आई है। बढ़ते आगे, और मई के महीने में ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आने की तैयारी। कल है 1 तारीख, और अगर आप सबको लगता है कि 1 तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सैलरी आती, तो वरुण का ऐसा मानना नहीं है। वरुण का मानना ऐसा है कि 1 तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आ जाते। क्यों वरुण? सही बात है नहीं जी, क्योंकि तो सैलरी आपकी 10-11 तारीख को आए चलेगा? मेरी सैलरी 31 को आ जाती है। ओह तो टेंशन नहीं है, इसीलिए आप ये बनाते हो ना, तो जब तक सैलरी ना आए वरुण काम ना करे। तो चलिए वरुण जो इतने खुश मिजाज दिख रहे हैं, सैलरी आ चुकी है वरुण की, बताएं आंकड़े कैसे आएंगे ऑटो सेल्स के? अनिल जी आंकड़े भी अच्छे ही आएंगे, कुछ ज़्यादा खराब नहीं है। हाँ, हालांकि ट्रैक्टर सेल्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ थोड़ी मार पड़ सकती है। सबसे पहले आपको पैसेंजर व्हीकल की बताता हूँ, तो यहाँ पे मारुति, M&M और टाटा मोटर्स को अगर आप देखेंगे तो करीब 2 से 19% के आसपास की ग्रोथ जो है आपको साल दर साल देखने मिल सकती है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस M&M का होगा, यहाँ पे करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। टाटा मोटर्स में 9% के आसपास की बढ़ोतरी का जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि चिप शॉर्टेज का थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है वो यहाँ पे हो सकता है, देखना होगा कितना होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकता है। इसके लिए मारुति में आप देख रहे हैं थोड़ा सबड्यूड है, 2% के आसपास की बढ़ोतरी है। अब 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अच्छे रहेंगे। हालांकि डोमेस्टिक रिकवरी जो देखने मिली है उसके चलते पूरे सेगमेंट में अगर आप देखेंगे सबको मिला के तो 3 से 5% के आसपास की ग्रोथ देखने मिल सकती है। रूरल से थोड़ा बहुत फायदा है, थोड़ा बहुत लो बेस का फायदा है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको बजाज ऑटो में देखने मिलेगा, टोटल सेल्स 22%, केवल 2 व्हीलर देखेंगे तो 18% के आसपास की बढ़ोतरी। टीवीएस मोटर्स 2 व्हीलर 7% के आसपास की बढ़ोतरी, आयशा मोटर्स 18% की बढ़ोतरी वहाँ भी देखने मिलेगी। लेकिन हीरो मोटर का प्रदर्शन जो है वो खास नहीं रहने वाला है, करीब 9% के आसपास इनकी सेल्स में गिरावट हो सकती है। अब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की।
यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स में खासकर गिरावट देखने मिल सकती है 25% के आसपास की। कुछ प्री बाइंग हुई थी फेज 6 का जो ट्रांजिशन हुआ था उसके चलते मार्च के महीने में आपको बाइंग देखने मिली थी। इसके लिए अब वो जो थोड़ा ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है और इसके लिए अब थोड़ा बहुत कमी देखने मिल रही है। इसके लिए टाटा मोटर्स में 25% की गिरावट, अशोक लेलैंड 2% की बढ़त, आयशा मोटर्स में करीब 14% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन ट्रैक्टर्स यहाँ पे थोड़ा धीमापन आपको देखने मिल सकता है। देखिए वैसे भी रूरल इकोनॉमी इतनी ग्रेट नहीं कर रही है और अब तो मौसम थोड़ा ऊपर नीचे है ही, एल नीनो का इम्पैक्ट है, चिंताएं हैं। इसके चलते लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद ट्रैक्टर सेल्स उतनी अच्छी ना हो। एमएनएम में 7% की गिरावट, एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर सेल्स में 6% के आसपास की गिरावट होगी। तो अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर फिर भी ठीक है, लेकिन ट्रैक्टर्स, रूरल पेन साफ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये है रूरल मार्केट में रहेगा मामला थोड़ा ढीला। तो ट्रैक्टर्स की सेल्स 6% महिंद्रा की घटेगी, एस्कॉर्ट्स की 7% महिंद्रा की, 6% एस्कॉर्ट्स की। अच्छे किसके आएंगे? पैसेंजर व्हीकल्स। हाँ, पैसेंजर व्हीकल्स ठीक ठाक रहेंगे, टू व्हीलर्स भी ठीक ठाक रहेंगे। अनिल जी, मैं इसमें एक देख रहा था कि आयशा मोटर्स इस पे नजर रखते हैं क्योंकि इसके कमर्शियल व्हीकल में भी 14% की बढ़ोतरी और इसके जो बाइक्स है उसमें भी 18% की बढ़ोतरी होगी। तो कंसोलिडेटेड अगर आप देखेंगे तो इस पे नजर रखते हैं। सबसे बड़ा आयशर लग रहा है। आयशर के नंबर सबसे बढ़िया रहेंगे ऐसा मानना है उनका। तो ये है आपके लिए ऑटो बिक्री के आंकड़े जो आने की तैयारी में है। तैयारी में कुणाल जी राकेश जी भी हैं चार्ट कॉर्नर के बिल्कुल के साथ। सर अनिल जी, अगेन फार्मा स्टॉक्स हम कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहे हैं और फार्मा से पसंद आ रहा है बायोकॉन है चार्ट कॉर्नर पिक, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, काफी समय बाद रिवर्सल देखने को मिला है और ये स्टॉक 258 265 के प्राइसेस ऊपर में एक दो दिन में दिखाने का दमखम रखता है। तो अगेन बायोकॉन एक अनदर ओवरवेट स्टॉक पिक। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए एक बड़ा सपोर्ट 240 रुपए के आसपास बायोकॉन ने स्टैब्लिश कर लिया है और उसके बाद हम इसमें एक मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। बायोकॉन फार्मा स्टॉक्स पर हमारा बुलिश व्यू है। तो बायोकॉन को अगर आप बाय करके चल रहे हैं, एक स्टॉप लॉस रखें 243 पर, 243 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 252 रुपए का, 252 का पहला टारगेट। इवेंचुअल टारगेट 257 रुपए का। खरीदारी की राय है बायोकॉन। 252 और 257 ये दो टारगेट्स के लिए बायोकॉन पर खरीदारी करें। ये है राकेश जी कुणाल जी की राय। आइए एक बड़ी खबर जिस पर आज सुबह हम फोकस कर रहे थे और थ्रू द डे वहां पर हमारा नजरिया बनाई हुआ है, कच्चे तेल। कल हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट्स में बड़ी गिरावट आई थी, 4% दाम टूटे थे कल। हमारे बाजार में भी 250 रुपए की वीकनेस आपको दिखी थी। आज भी देखिए तो करीब 50 रुपए नीचे 0.5% की गिरावट कच्चे तेल में दिख रही है। तो लगातार वीकनेस इस समय बनी हुई है जहां तक कच्चे तेल का सवाल है। क्यों हुआ है इतनी बड़ी गिरावट? इस हफ्ते जो ओपेक की बैठक आने वाली है वहां से क्या निकल सकता है, आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, एक बार नेहा से जान लेते हैं। नेहा हमारे साथ सारी डिटेल्स के साथ। नेहा बताइए। दीप, 3-3.5 हफ्ते के लोस पर कच्चे तेल की कीमतें चली गई हैं। फिर चाहे आप ब्रेंट क्रूड देख लें, WTI क्रूड, या फिर हमारे मार्केट्स में ही अगर देख लें, बड़ी गिरावट आई है। ओवरनाइट हमने 4 से 5% का करेक्शन आता हुआ देखा है। इसी महीने की बात करें तो 7 से 9% की मंथली डिक्लाइंस बन रही है और इस साल अब तक यानी कि जनवरी से लेकर मई तक ऑलमोस्ट 15 से 16% का करेक्शन कीमतों में दिखा है। कारण क्या है? आज चाइना का जो डेटा निकल कर आया, मैन्युफैक्चरिंग PMI का, सर्विस सेक्टर का, उम्मीद से काफी खराब रहा है। कॉन्ट्रैक्शन क्लियरली उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में देखने को मिल रहा है और ये बात कमोडिटी मार्केट को और कच्चे तेल को पसंद नहीं आ रही है। क्लियर इंडिकेशंस हैं कि जब चाइना में इस तरह के खराब संकेत है अर्थव्यवस्था को देखते हुए, तो यहां पर डिमांड कम होती हुई दिखाई देगी। सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, इससे पहले कंस्ट्रक्शन के, प्रॉपर्टी के, होम सेल्स के, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एसेट इन्वेस्टमेंट के जो भी आंकड़े अब तक चाइना से निकल कर आए वो सब खराब रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो उनका है वो 15 महीने के लोस पर चला गया है। तो ये एक चिंता की बात है। इंडस्ट्रियल मुनाफा गिरता हुआ नजर आया है। ये एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसके वजह से हमने इतनी बड़ी गिरावट आते हुए देखी। अप्रैल की बात करें तो चीन का जो तेल का इंपोर्ट है 16% गिरा है और जापान जो कि एशिया की बड़ी इकोनॉमीज में आती है, वहां पर भी अप्रैल में जो तेल का इंपोर्ट है 10% के आसपास गिरा है। अमेरिकी कर्ज सीमा को लेकर यहाँ पर वोटिंग तो होनी है, उससे पहले जिस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह की यहाँ पर अपोजिंग स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद फिर से मार्केट थोड़ा सा सहम गया है कि पता नहीं क्या होगा। बड़ा ड्रामा इस पे बना हुआ है, सस्पेंस है, उसको लेके एक चिंता बरकरार है। फेड की ओर से लगातार जो बयान आ रहे हैं कि ब्याज दरें आगे भी बढ़ सकती हैं, इन्फ्लेशन को लेके जो कंसर्न्स हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट को डरा रही हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूत है,
मंथली गेन्स इस बार डॉलर इंडेक्स रजिस्टर करने वाला है, उसका भी प्रेशर है। लेकिन एक जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि सऊदी अरब की तरफ से ये खबर निकल कर आ रही है कि वो जुलाई के लिए हर महीने की 5 तारीख को वो अपना, सऊदी अरब है वो अपना OSP जारी करता है। बताया जा रहा है कि जुलाई के लिए वो फिर से यहां पर कीमतें घटाएंगे, $1 के आसपास वो कीमतें यहां पर घटा सकते हैं अपने फ्लैगशिप बेंचमार्क की, जो कि 18 महीने में सबसे नीचे होगा। तो कहीं ना कहीं वीक डिमांड के क्लियर संकेत दिख रहे हैं कि जो इतना बड़ा एक्सपोर्टिंग नेशन है वो यहां पर कीमतें घटा रहा है। जहां तक आपने ओपेक प्लस की मीटिंग की बात की जो 4 जून को हो रही है, रशिया के बीच में आप कह सकते तनातनी हो गई है। सऊदी अरब लगातार शॉर्ट सेलर्स को धमकी दे रहा है कि हम यहाँ पर आउटपुट कट कर देंगे अगर इस तरह का रवैया रहा, हमें तो कीमतें चाहिए। हमारा फिस्कल जो ब्रेक इवन है वो $78 का पड़ता है, तो उनके लिए कंसर्न की बात है। लेकिन रशिया कह रहा है ऑलरेडी 36 लाख बैरल प्रतिदिन का अनाउंसमेंट वो कर चुके हैं, तो और क्या कर लेंगे। तो ये सारे अपोजिंग फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए ये वाली जो बैठक है वो महत्वपूर्ण दिख रही है। मैंने कुछ ब्रोकरेज फर्म से बात की, उनका मानना है चॉपी ट्रेड रहेगा जून में, लेकिन बायर्स थोड़ा सा सुस्ती की तरफ है। मोतीलाल ओसवाल मानते हैं कि घरेलू बाजार में 5200 से 5000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी 5700 के पास MCX पे कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड वो $62 से $60 देख रहे हैं, और ब्रेंट क्रूड उन्हें लगता है 65 से 63 की रेंज भी यहां देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल से यहां पर और करेक्शन वो देख रहे हैं। IFL का मानना है कि $70 से $68 तक आप ब्रेंट में देख सकते हैं। NBD एमिरेट्स भी $80 के ऊपर नहीं देख रहे, और केडिया कमोडिटीज मानते हैं कि एक ब्रॉड रेंज जून के महीने में दिखेगी 68 से 78, यानी क्लियरली कोई तेजी यहां नहीं दिख रही है, और नीचे एक बार 65 के दर्शन हो सकते हैं। ओके, $65 तक आने की आशंका खुली हुई है कच्चे तेल में नीचे की तरफ, और तेज गिरावट जो आती दिखे 4 तारीख को है बैठक ओपेक प्लस की, 4 जून शनिवार को। तो सोमवार को आपको रिएक्शन दिखेगा काफ़ी कुछ, इसके ऊपर भी हो सकता है शनिवार को भी दिखे, शनिवार को होगा तो सोमवार को ही दिखेगा, ये ध्यान में रखें। तो ये है कच्चे तेल पर कई सारे ब्रोकरेजेस की तरफ से आते हुए अनुमान। आ चुके हैं सेठी साहब, बिगुल भी है तैयार, सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, इरादा वही है, 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करनी है। अनिल जी, आज बाजार में एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन है, बट ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ये निफ्टी तक ही सीमित है। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो जबरदस्त तेजी हो रही है। कुछ अपडेट्स, कुछ स्टॉक्स जो मैंने हाल ही में सुझाए हैं उनमें मैं जस्ट 2-4 नाम लेता हूँ। CDSL मैंने हाल ही में रिकमेंड किया था, आज 5% ऊपर है। एंजल वन देखिए, संघवी मूवर्स, बोरोसिल रिन्यूएबल, सब में एक अच्छी तेजी है। तो ऑल इन ऑल ये जो मंदी है, या जो भी मंदी नहीं बोलेंगे, जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो थोड़े इंडेक्स हेवीवेट्स में है, जिसके कारण से हम निफ्टी में गिरावट देख रहे हैं। बट मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट अच्छा कर रहा है, और वहीं से 2 स्टॉक्स आज। तो बिल्कुल वही है, 2 कैश मार्केट के स्टॉक खरीदने की राय सेठी साहब के। तो मेरा सवाल भी वही है, बताएं सर पहला स्टॉक फिर। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पिट्टी इंजीनियरिंग, जो अभी 345 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 365 के, स्टॉप लॉस रखना 335 रुपए का। ये भी एक इंजीनियरिंग कंपनी है, और हाल ही में मैंने कई सारी इंजीनियरिंग कंपनीज को रिकमेंड किया, जो मैंने कल भी जिक्र किया था। ये कंपनी इलेक्ट्रिकल स्टील लेमिनेशंस, फिर मोटर कोर्स, डाई कास्ट रोटर्स और कई सारे और मशीनिक कंपोनेंट्स बनाती है, जो कि मेनली ये रेलवे, फिर पावर सेक्टर, फिर होम अप्लायंसेस, सीमेंट, इवन डेटा सेंटर, विंड मिल, इन सब सेक्टर्स के लिए बनाती है। तो जहां पे हम जो नया केपेक्स देख रहे हैं उसका एक बड़ा फायदा पूरे सेक्टर को हो रहा है। 3 प्लांट्स हैं इनके, 2 हैदराबाद में, 1 औरंगाबाद में। मार्की क्लाइंट लिस्ट है, GE है, सीमेंस, ABB, भेल, L&T, कमिंस, मतलब जो ये कैपिटल गुड्स वाली कंपनी जिनके भर भर के ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको ये कैटर करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट इनको भी काफी बड़ा बेनिफिट होता है। एक बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर बुक है 823 करोड़ की। एक्सपोर्ट करती है कंपनी, अराउंड 33% ऑफ इट्स रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मार्च तिमाही के नतीजे आ गए, नतीजे अच्छे थे। 25 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 20 करोड़ का पैट था। और इनके ROE है क्लोज टू 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 23%। डेट रिडक्शन पे भी कंपनी का फोकस है। अच्छी खासी प्रोमोटर्स की 59% की हिस्सेदारी है। फिर फंड्स भी हैं इन्वेस्टेड, जैसे कोटक है, LIC है। और सबसे अच्छी बात है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता, 18-19 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि पीयर्स 30-32 के मल्टीपल पे है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 365।
365 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, 335 का स्टॉप लॉस। पित्ती इंजीनियरिंग ये है वो स्टॉक जहाँ खरीदारी करने के लिए। अरे हमारे SIP स्टॉक की लिस्ट में मेरे ख्याल से पहला या दूसरा स्टॉक ही था। पहला गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट हुआ करता था जब हमने ये सेगमेंट शुरू किया, और तब 3 डिजिट से नीचे में ट्रेड करता था। वहाँ से क्या गजब की शार्प अच्छी तेजी वन साइडेड होती दिखी। कैपिटल गुड्स का साइकिल जो है वो मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखा। बहुत ही बढ़िया शेयर। जब डबल डिजिट का था बस तभी 95-100 रुपए के आसपास, 100 रुपए वहीं पर था, और वहां से उस समय के टारगेट 175-200 के थे। ऑफ कोर्स आज तो फिर प्राइस हमें दिख ही रहा है वक्त के साथ बहुत अच्छी तेजी। बनाए सेठी साहब दूसरी पसंद। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है जिसको मैंने कई बार पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है डेटामेटिक्स, जो अभी 460 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 480, स्टॉप लॉस छोटा 455 रुपए का स्टॉप लॉस है। अनिल जी इस स्टॉक को मैंने 2-3 महीने पहले 2-3 बार रिकमेंड किया 300 के आसपास, और आज ये 460 के लेवल्स पे है। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है जो कि IT सर्विसेज और BPO सर्विसेज के कारोबार में है। फिर डेटा मैनेजमेंट भी है, जो कि ये दिस कंपनी यूजेस रोबोटिक्स, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह यूज करती है। 6 देशों में इनका प्रेजेंस है, मतलब अक्रॉस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और काफी पॉपुलर प्रोडक्ट्स है। फिर इन्होंने एक इंटरनेशनल कंपनी है US बेस्ड एक्सेस फेयर्स, उनके साथ भी कुछ महीनों पहले करार किया है फॉर ये जो कंपनी, ये प्लेटफॉर्म है फॉर प्रीमियम इंटरनेशनल फेयर्स, एयर फेयर्स, तो उससे भी एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला है। फिर कंपनी इज लुकिंग फॉर सम इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू सम एक्विजिशन इन हाई ग्रोथ सेक्टर्स। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, एक जीरो डेट कंपनी। मार्च तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 58 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया कंपनी ने, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 44 करोड़ का पैट था। और बाकी वैल्यूएशन भी सस्ते हैं, 14-15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी कमाल करना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 480 का टारगेट है, खरीदारी करनी है। डेटामेटिक्स पहले भी सेठी साहब के रेडार पर आ गया, आज फिर से रिकमेंडेशन कर रहे हैं। और पित्ती इंजीनियरिंग यहाँ पर भी आप 365 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए एक ट्रेडिंग कॉल तैयार है हिमांशु जी की तरफ से, बिगुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार की लीडरशिप ये भी लेते हुए शुरुआत कर सकता है। एक यहाँ पर बेस बनता हुआ नजर आया और मुझे लगता है यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। फ्यूचर्स में 2664-2665 के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करें। कोई थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो वहां पर पोजीशन ऐड की जा सकती है। 2640 का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 2710, दूसरा टारगेट 2740। मेरा मानना है हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ से जैसे ही 2700 के लेवल को पार करेगा, एक अच्छा फर्दर मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, और इस रेल में जो अब रन अप देखने को मिलेगा, HUL एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। तो IT और फार्मा के बाद अब लग रहा है कि बाकी डिफेंसिव भी बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और FMCG की तरफ से भी अब आपको सहारा आते हुए दिख रहा है। तो HUL से करें शुरुआत, ये है आपके लिए हिमांशु जी की राय, बट यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए देख सकता है। ब्रिटानिया पर रखिए नजर, एशियन पेंट्स पर रखिए नजर, यहाँ पर भी अब खरीदारी हो रही है। HUL तो ऑफ कोर्स मूव कर ही रहा है, तो FMCG भी अब IT और फार्मा को सहारा देने के लिए आ गए। डिफेंसिव्स पर पूरा फोकस है बाजार का। पर अनिल जी का फोकस कहाँ पर है इस समय? लेवल्स क्या कह रहे हैं, डेटा क्या बता रहा है, स्ट्रैटेजी क्या बतानी है आपको, आइए जानते हैं उनके साथ। सर थोड़ा निचले स्तरों से अमेरिकी फ्यूचर्स भी सुधरे हैं। शो की शुरुआत में देखा तो डाउ फ्यूचर्स 60-70 अंक नीचे थे, अब 40 अंक नीचे दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी नीचे से सुधरकर 25 अंक नीचे हैं। आज शाम अमेरिका में वोट है, इनफैक्ट उनके रात 8:30 बजे वोट है, तो आई थिंक हमारे लिए कल सुबह 7 बजे तक हो जाएगा। तो एसेंशली कल सुबह जब हम आएंगे तभी हमें वोटिंग के रिजल्ट उनके आते हुए दिखेंगे। उसके अलावा एशिया आज काफ़ी कमज़ोर था सर। जापान 1.5% नीचे था, हांगकांग 2% नीचे था, चीन ½ % नीचे था। सारे एशिया के बाजार नेगेटिव थे। यूरोप के बाजार भी ½ % तक नीचे हैं। कच्चे तेल पर दबाव बना हुआ है, रुपया थोड़ा स्टडी है। ऑफकोर्स हमारे बाजार भी आज डिसेंट करेक्शन दिख रहे हैं। क्या करना है सर? आई थिंक डन फॉर द डे। डन फॉर द डे। आज जो करेक्शन जितना चाहिए था, जितना होना था, आज का तो हो गया। अब होना है फ्रेश करेक्शन तो कल ही होगा दीप। आज का लो नहीं टूटेगा ऐसा मुझे लग रहा है डेटा के लिहाज से। और आज का लो क्या है वो मैं बता देता हूँ आपका। निफ्टी 18,483, तो मुझे लगता है 18,450, 18,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और बचे हुए समय में उसके आसपास आए तो हल्की फुल्की खरीदारी की जा सकती है। ऐसा क्यों करना है वो मैं बता दूँ।
18,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,32,00,000 शेयरों का, और 18,500 पर ही कॉल राइटर पर दबा कर बैठा है, उतना ही है, हाईएस्ट नहीं है लेकिन 1,34,00,000 शेयरों का। तो दोनों ही जगह यहाँ पर आपको सपोर्ट लेने की कोशिश होगी। अच्छा, 3 बजे के पहले आपको 18,550 के पार निकल के टिकना है, तो फिर फ्रेश खरीदारी बनेगी। क्यों बनेगी? 18,550 के कॉल पर 1 करोड़ शेयर हैं, 18,500 पर 1,35,00,000 शेयर। 18,550 के ऊपर टिकते हैं तो 2,35,00,000 शेयर, जिसमें से ज्यादातर कॉल राइटिंग आज ही हुई है, ये रिस्क पर आएंगे। और रिस्क पर क्यों आएंगे? क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपका सुधर रहा है, और फिर ये डर जो कॉल राइटर्स बैठा है उसको ये भी तो रहेगा ना, अगर आज आराम से समझो वोटिंग हो गई, बिल पास हो गई, कर संकट की जो सीमा बढ़नी है वो पास हो गई, और कल रात को अचानक से 300 ऊपर हो गया डाउ, तो करेक्ट, वो भी तो हो सकता है, होने में कुछ भी हो सकता है। नीचे 500 गिर सकता है तो ऊपर 500 भी तो बढ़ सकता है, पिटा मरा हुआ तो ही हो सकता है ना। तो वो डर दोनों को है, तेजी करने वालों को जितना है, आज मंदी वालों को भी उतना ही डर है। तो इसलिए 18,550 के ऊपर अगर 3 बजे के पहले निकल जाता तो फिर शॉर्ट नहीं रहना है। गॉट इट। और उसके बाद 18,600 तक आएगा, 575 600 वहां खाली भी कर दीजिए। हाँ, कल की कल देखेंगे, निकल जाइए। हाँ, दोनों तरफ देखो, रिस्क कम रखने का है, प्रॉफिट बन रहा है ले लो आज दिन के दौरान, कल की कल देखी जाएगी। ये आपके लिए डेटा ये बता रहे हैं 18,500 के नीचे बंद होने की संभावना कम है। पुट और कॉल राइटर्स दोनों की टक्कर चल रही, फिर भी वापस से अगर 150-200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे हो जाए कुछ भी रीजन से, और 3 बजे के पहले आप फिर से 18,500 के नीचे आ जाए, तो फिर लेने की कोशिश मत करिए। अच्छा, हाँ, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखो क्या है, टाइमिंग और लेवल्स दोनों साथ में मिला के देखना पड़ेगा क्रूशियल ट्रेडिंग सेशन के वक्त। सो आप बिल्कुल अलर्ट होकर ट्रेड करें आखिरी 1 घंटे में, ये ध्यान रखिए। फिलहाल संभावना ये है नहीं कि आप 18,500 के नीचे बंद होंगे, नहीं, ये संभावना 18,600 के ऊपर बंद होंगे। दोनों इस 100 पॉइंट की रेंज में ही आज आपको क्लोज होना है। उस हिसाब से अपनी पोजिशनिंग जहां आप जिस तरह से धीमी कर सकते करें। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों ही पुट और कॉल में 44,000 पर है, और बिल्कुल एग्जैक्टली आप उसके आसपास ही आ रहे हैं, 43,965, 35 पॉइंट दूर है 44,000 पर। लेकिन बात एक ये है दीप की 44,000 पर पुट राइटर तो बहुत कम बैठे हैं, 57 लाख शेयर हैं, कॉल राइटर 97 लाख शेयर हैं। तो दबाकर कॉल राइटिंग हुई 44,000, 44, 100, 200, 300 पर 65 लाख शेयर, 44, 500 पर 70 लाख शेयर, यानी कि इतनी दबा के कॉल राइटिंग हुई है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप 44,000 के ऊपर 3 बजे के पहले निकल कर टिकें, तो पहला हल्का फुल्का रिकवरी का संकेत होगा, वो मजबूती का नहीं होगा। लेने के लिए जो बेस्ट जगह जिसके आसपास आज बैंक निफ्टी पहुंचा है 44,800 के आसपास, 43,800 के आसपास पहुंचा है। मैं चाहता था 43,700 के आसपास मिले, 675 मिले तो बेस्ट है। अब मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आ जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आज रात को अमेरिका में क्या होना है, 43,675 700 आएगा तो एक बार तो लेना चाहिए। कैसे लेना है बता दूं, 43,700 के आसपास आए फ्यूचर लीजिए, 43,500 का पुट ऑप्शन हेज हो गया, 200 पॉइंट की रिस्क, बढ़िया। इतनी बड़ी इवेंट अगर अच्छा हो गया 300-400 पॉइंट कल ही दे देगा, राइट, और नहीं तो आपका 200 पॉइंट के नीचे आपका प्रोटेक्शन है। ये देखो ये तरीका ठीक है। 43,675 700 मेरे लिए परफेक्ट बाय। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बताना चाहता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, जिसपे मुझे सारे पैनल में सब एक्सपर्ट से भी राय लेनी है। अगर आपके पास किसी के पास वो नॉलेज हो तो थोड़ा ज्ञान बढ़ाने की मेरी कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी में कल था प्रीमियम 30 पॉइंट का कैश और फ्यूचर्स में, आज इस वक्त प्रीमियम है 182 पॉइंट का, 150 पॉइंट का प्रीमियम बैंक निफ्टी में बढ़ा है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल है 43,970 और फ्यूचर्स का लेवल है 44,140, 140 और 30, 170 पॉइंट की प्रीमियम अभी चल रही है। ये प्रीमियम कल सिर्फ 30 पॉइंट की थी दीप। ये एसबीआई के डिविडेंड का वही, लेकिन कितना 11 रुपए, 11 रुपए डिविडेंड है। क्या उसकी वजह से इतनी प्रीमियम बढ़ सकती है कि एक्स डिविडेंड होने के, ये समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपको किसी को ये समझ में आ रहा हो कि इतनी प्रीमियम इतनी बढ़ने के 2 ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो एसबीआई एक्स डिविडेंड होना है, दूसरा कारण ये कि क्या 44,000 के नीचे आते ही शॉर्ट सेलर्स शॉर्ट काटने के लिए बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, काटो बड़ी मुश्किल से आया। कल तक तो सोच ही नहीं था कि 44,000 भी टूटेगा, आज टूट गया, नीचे आए, ले लो जो शॉर्ट करने। लेकिन इतनी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग थोड़ी शॉकिंग सरप्राइजिंग है। ब्रॉडर मार्केट मजबूत है, कहीं समस्या है नहीं। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर हो गया भाई साहब, देखो। और अभी रिकवरी आ रही है, अभी भी रिकवरी आ रही है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग दिखा रहा है। अब ये हो सकता है कि
बैंक निफ्टी के एसबीआई के कितना फर्क पड़ना चाहिए? 11 रुपए एसबीआई का वजन कितना होना चाहिए वो एक बार देखना चाहिए। 70-75 पॉइंट हो सकता है मेरे हिसाब से। 70-75 पॉइंट हुआ तो 30 और 70 100, फिर भी 170 पॉइंट, 70 पॉइंट फिर भी एक्स्ट्रा है। कोई किसी की आप में से किसी की कोई विशेष टिप्पणी इस पर कि आज बैंक निफ्टी में प्रीमियम अचानक से क्यों बढ़ा है? हेलो, एसबीआई डिविडेंड में इतना प्रीमियम इफेक्ट नहीं है। नहीं सर, 11 रुपए तो 11 रुपए 20 पैसे कुछ है। और किसी को कुछ आइडिया है? हाँ जी अनिल जी, उसका जो उसका जो कन्वर्जन है अनिल जी इतना प्रीमियम नहीं है। अनिल जी ये तो मैं क्वेश्चन बल्कि कई बार आपसे पूछता हूँ या बाकी पैनलिस्ट से ही पूछता हूँ, और प्रॉब्लम क्या है अनिल जी कि इसका ना कोई कंक्रीट रिप्लाई नहीं आता। मतलब अगर एक साइंस है या कोई लॉजिक है तो सेम होना चाहिए। अनिल जी आप 10 जनों से पूछोगे ना 5 रिप्लाईज आएंगे इस चीज के। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और अनिल जी मेरे पास इसका आंसर नहीं होता है। और किसी के पास कुछ है तो ज्ञानवर्धन करें। और दर्शकों में भी हाँ, दर्शकों से भी मेरा निवेदन है, अगर आपको लग रहा है कि इतने प्रीमियम की वजह क्या है, देखो अंदाज से देखो मालूम होता ऐसा अंदाज मत लगा, अंदाज तो हम लगाने के लिए हम है ही हैं। हाँ, पता चला सब अपना अपना अंदाज लगा रहे हैं, ऐसा होगा वैसा। अगर आपके मतलब अंदाज भी अगर आपके कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा ऐसा कन्विक्शन है कॉन्फिडेंस, तब तो आप मुझे ट्वीट करो फटाफट, मैं पढ़ता हूँ। तब तक हिमांशु जी कुछ बता रहे हैं। जी सर, वेटेज है एसबीआई नहीं, वेटेज 10% का है, लेकिन 11 रुपए एसबीआई अगर कम होता है तो उसका हाँ इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। वो कितना वो एक बार समझना। एक बार हिमांशु जी की भी राय ले लें, बताएं सर। अनिल जी देखिए, एक तो इम्पैक्ट ऑफ कोर्स एसबीआई का है ही, दूसरा एक ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द मार्केट अभी 1-1.5 घंटे पहले क्या देखने को मिल रहा था कि स्पॉट बैंक निफ्टी लोज बनाता हुआ नजर आ रहा था, स्पेशली अगर आप देखेंगे 12 बजे के बाद। लेकिन बैंक निफ्टी जो फ्यूचर था उसमें कहीं ना कहीं जो लोज थे वो जो लो बना था ऑलमोस्ट वो लो बन गया था 12 बजे के आसपास, और उसके बाद मोर और लेस वो लो नहीं टूटा। उसका रीजन बेसिकली जो डिमांड वहां पर एनर्जी क्योंकि ट्रेड तो एक्चुअली फ्यूचर होता है, तो फ्यूचर में जो बाइंग हो रही थी उसके चलते प्रीमियम थोड़ा सा तब से और बढ़ता हुआ नजर आया है, ये जो मैं समझ पाया हूं। जी ठीक बात है। तो मुझे जो लग रहा है दीप, एक बार जरा मैं कैलकुलेट करके देखता भी उनके एसबीआई की वजह से कितना हो जाए। कल थोड़ा सा तो एडजस्टेड भी फर्क 35-40 पॉइंट का फर्क हुआ था, क्योंकि जो बैंक निफ्टी जितना आना था ऊपर उसके बजाय थोड़ा सा जो नीचे कल बंद आया था, मेरे ख्याल से कल का अपना क्लोज था 44,436, जबकि एक्चुअली आप देखो तो 470-75 के आसपास था जब हम बंद। तो 30-35 पॉइंट के आसपास का एडजस्टमेंट तो वो मान लो, चलो ठीक है 35 पॉइंट हो गए, 30 पॉइंट की प्रीमियम थी। 70 एसबीआई का एडजस्ट मानो तो भी 130 पॉइंट 50-60 पॉइंट तक कम से कम प्रीमियम बढ़ी गई वर्स्ट केस सिनेरियो में गिने। तो भाइयों जो भी एफएनओ एक्सपर्ट हैं, जो ये इस गिनने करने में माहिर हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें और बताएं कि क्यों एसबीआई में इस वक्त क्यों बैंक निफ्टी की प्रीमियम इतनी तेजी से बढ़ी है, जरा बताइएगा। अब ये एक भाई साहब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे सोनू जी हैं। सर फ्यूचर में बाइंग हो रही है इसलिए एज सिंपल एज, वाह काश सोनू जी लाइफ इतनी सिंपल होती है कि फ्यूचर में बाइंग हो रही है इसलिए प्रीमियम बढ़ा है। अरे भाई साहब ये तो पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से नॉलेज निकाल के बताओ, अंदाज से मत मारो इतना। आइए तब तक जब तक इसका जवाब मिले, सुमित जी तैयार है, सुमित के सुपर हिट बिगुल। बताएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है। आईटी सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो आईटी सेक्टर का स्टॉक इस बार रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 403 रुपए 404 रुपए के पास में, 403 404। स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो के अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले 1.5-2 महीने से विप्रो धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और 350 के लेवल से इसने बेस बना के एक अच्छा तेजी का शुरुआत किया है, जिसमें अभी 400 के ऊपर सस्टेन करने लग गया है। कल का हाई ब्रेक किया है। विप्रो यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। इमीडिएट टारगेट मेरे को लगता है विप्रो में ऊपर में 410 रुपए 414 रुपए के बनेंगे। नीचे के अंदर विप्रो का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर वो 399 400 के पास है, तो 399 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा। 399 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चले। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि जस्ट अभी मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है और आईटी पूरा सेक्टर अच्छा लग रहा है और विप्रो धीरे धीरे करके चलता है। तो अभी यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा, जिसमें 410 का पहला टारगेट, 414 का दूसरा टारगेट, ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के होंगे। पोजिशनल और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। खरीदारी करें विप्रो में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई। बैंक निफ्टी के बढ़ते हुए प्रीमियम पर विशेष टिप्पणी
हमारे बंसल जी भी देना चाहते हैं। जय भी आ गए हैं। जय भी वायदा कारोबार के डेटा बहुत क्लोजली देखते हैं। जय, अगर आप भी कोई अंदाजा दे पाएँ कि क्यों आज प्रीमियम तेजी से बढ़ी है बैंक निफ्टी में, तो मैं आपके पास भी आऊँगा। तब तक एक बार बंसल जी की राय। जी देखिए अनिल जी, सुनने में शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि अनिल जी साइंटिफिक नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी डाल रहा है अनिल जी चारा, जो होता है ना व्हाइट कॉलर जो ट्रेडर है बैंक निफ्टी का, शॉर्ट सेलर जो इंग्लिश स्पीकिंग, उसको चारा डाल रहा है अनिल जी शॉर्ट करने के लिए। प्रीमियम देख के लोग शॉर्ट भी करते हैं। और जिस तरीके का बैंक निफ्टी का पैटर्न है, ये 1000-1500 पॉइंट बढ़ेगा बैंक निफ्टी, तो शॉर्ट सेलर को ट्रैप करने के लिए चारा डाला हुआ है। तो ट्रैप नहीं होना है अनिल जी इसमें। प्रीमियम देख के लोगों को बाय ऑन डिप्स है बैंक निफ्टी। ओके, चारा डाले तो खाने का नहीं है, ऐसा बंसल जी बता। बंसल जी, चारा डाले तो खाना है या नहीं खाना है, मतलब? अनिल जी चारा देख के आदमी ट्रैप होता है ना अनिल जी, ट्रैप नहीं होना है। खाने की बात नहीं है, ट्रैप खाने में दिक्कत नहीं है, खा लो लेकिन ट्रैप नहीं होना है। अगर फंस गए तो अनिल जी मार्केट टांग देगा उल्टा, जिस तरीके का मार्केट चल रहा है आजकल। ओके जय, आपकी कोई विशेष टिप्पणी किस वजह से बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में प्रीमियम बढ़ा है एकदम? जी जहाँ तक मेरे ध्यान में है, एसबीआई इज वन ऑफ द रीजन, जहाँ तक ये प्रीमियम बढ़ने का सवाल है जी बैंक निफ्टी में। तो चलिए, एसबीआई की वजह से ये एक्शन आपके लिए होता दिख रहा है। बिगुल पिक ऑफ द डे का कुणाल जी और राकेश जी के लिए आता हुआ अब बताएं सर। अनिल जी पिक ऑफ द डे है हमारा पीएनबी हाउसिंग। इसको हम एक दो बार पहले भी स्पेशल पिक के तौर पर भी रिकमेंड करा हुआ है, निष्ठा स्तरों पर 10 की कमाई में भी रिकमेंड करा हुआ है। और अब एक बड़ा रिवर्सल यहाँ देखने को मिल रहा है। और काफ़ी लोग जो है ना, यहाँ पे जब डील हो रही थी 700 के ऊपर ट्रैप हुए हुए हैं, तो अब ये स्टॉक उन लेवल्स की तरफ कूच कर रहा है, 700 प्लस लेवल्स की तरफ कूच कर रहा है। तो पहले तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट, जिन्होंने ऊपर में लेके फंसे हुए हैं, उनके लिए एवरेजिंग की राय है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों नजरियों से एकदम परफेक्ट है पीएनबी हाउसिंग। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। 490 रुपए की रेजिस्टेंस पार हुई है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, तो सारे लक्षण हैं मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 495, 495 के स्टॉप लॉस से पीएनबी हाउसिंग खरीदें। पहला टारगेट होगा 520 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 540 रुपए का। 540 के टारगेट के लिए खरीदारी करें पीएनबी हाउसिंग। ये है आपके लिए राय पिक ऑफ द डे के तौर पर राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। नितिन मुरारका साहब भी तैयार हैं अपनी कॉल लेकर, आइए करते हैं उनका स्वागत। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है इस समय? तो यहाँ पे 18,550 की कॉल ऑप्शन लेंगे। ये होगी अगले वीक की, कल की एक्सपायरी की नहीं है, अगले वीक एक्सपायरी की है, जिसका प्राइस 128 चल रहा है। स्टॉप लॉस बनेगा 100 रुपए का और टारगेट बनेंगे करीब 165-170 रुपए का। व्यू पॉजिटिव है। 18,500 पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम पुट राइटिंग है, सपोर्ट भी यहाँ पे मार्केट अभी ली है, तो मुझे उम्मीद है कि बाउंस आना चाहिए। बट थीटा वैल्यू करंट वाली में काफी है, इसलिए मैं अगले वीक की ले रहा हूँ। तो 18,550 की कॉल ऑप्शन 128 में लेनी है, स्टॉप लॉस 95 के और टारगेट होंगे 175 के। ओके तो 175 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले। 8 जून की एक्सपायरी, ना कि कल की एक्सपायरी, 8 जून की एक्सपायरी के निफ्टी 18,550 की कॉल खरीद कर चलें। शुक्रिया नितिन जी जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए सचिन जी भी तैयार हैं अपनी कॉल के साथ, बिल्कुल उनके लिए भी BTS डबल टी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर IGL में एक अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है एंड पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन से एक एक्सपेंशन वाली मूव यहाँ पर अनलॉक हो रही है। सो 500 के लक्ष्य के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको बनानी है। स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा, अराउंड 482.50 के आसपास का। जिस तरीके से अभी फिलहाल ये अप मूव निकली है, एक काफी अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है 5 and 20 एवरेजेस में, सो ये मोमेंटम के अच्छे संकेत है। तो 1 से 2 दिनों के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन राइड करने की सलाह होगी। तो खरीदारी करनी है IGL के फ्यूचर्स में। 482.50 का स्टॉप लॉस एंड 500 का होगा टारगेट। 482.50 का स्टॉप लॉस, 500 का टारगेट। IGL में करें खरीदारी। बड़े दिनों बाद स्टॉक यहाँ पर रडार पर आता हुआ दिख रहा है IGL। नतीजों के बाद आज इसका नाम सुना, जिस दिन रिजल्ट आया
उस दिन उसके बाद next भूले day, उसके गए बाद थे, किसी ने नाम ही नहीं लिया। ये तो सचिन जी है जो ऐसे भूले बिसरे स्टॉक देख लेते हैं कभी कभार कि चलो यहाँ के इसके भी चार्ट देखे जाए, नहीं तो कोई बहुत लोग तो आईजीएल चार्ट इग्नोर, आगे आई के बाद अगले लेटर पे पहुंच जाते हैं। चलिए हम पहुंचते हैं पी लेटर पर और स्टॉक है पतंजलि फूड्स। ग्रोथ को लेकर क्या है प्लान और कंपनी की क्या है तैयारी, डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं नुपुर। आज हमने सुबह इंटरव्यू भी किया स्वामी रामदेव का और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही है अपने नतीजों के साथ। नुपुर बताइए क्या क्या खास है। बिल्कुल सर, आपकी बातचीत जब हुई थी उससे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी। सबसे पहले ओएफएस जो जून में आने की तैयारी है, मैनेजमेंट पूरी तरह से तैयार है कि जून में ओएफएस आ सकता है, क्योंकि फिलहाल प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो करीबन 81% के क्लोज है और मैक्सिमम 75% होनी चाहिए, जिसके चलते 0.6% के आसपास का ओएफएस आ सकता है। रोड शो के लिए कंपनी तैयार है। सिंगापुर, अमेरिका, यूके में रोड शो आने वाले 1 महीने में हो सकते हैं। बड़े इंटरनेशनल फंड्स कंपनी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। ये क्लियर स्टेटमेंट आज मैनेजमेंट की तरफ से आया था हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ से सामने आया था। इसके अलावा कंपनी ने जो आउटलुक दिया है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो फूड बिजनेस हो, एडिबल ऑयल का बिजनेस हो, साथ ही साथ पाम ऑयल का भी प्लांटेशन का जो आउटलुक है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। फूड कारोबार से शुरुआत करें तो फिलहाल मुनाफे में 72% का योगदान है, लक्ष्य उनका 80% ले जाने का, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो काफ़ी बड़ा चंक प्रॉफिट में आता है, उसी में उनका फोकस है कि 80% का मुनाफा इस कारोबार से आएगा अगले साल। ड्राई फ्रूट्स में कंपनी एंट्री ले रही है। प्रमुख यूएसए कंपनीज के साथ कंपनी ने करार किया है। बिस्किट्स में प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी वेंचर आउट करने वाली है, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट था। साथ ही साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें जो फिलहाल 500-600 करोड़ का रेवेन्यू है, आने वाले 5 साल में 2000 करोड़ तक की आय इस सेगमेंट से भी संभव है, ये उनका लक्ष्य है, ऐसा मैनेजमेंट की कमेंट्री से सामने आया है। साथ ही साथ फूड बिजनेस के जो मार्जिन है वो फिलहाल 18% के आसपास है, उनका लक्ष्य 20% ले जाने का, तो मार्जिन एक्सपेंशन भी यहाँ पे आपको दिखेगा। और इसके अलावा अगर आय की भी बात करें तो 15 से 20% की ग्रोथ का लक्ष्य यहाँ पे लेके चल रहे हैं। फूड कारोबार में FY24 में फिलहाल जो 6000 करोड़ की आय है वो 8000 के आसपास होती हुई नजर आएगी अगले साल। एडिबल ऑयल बिजनेस जो थोड़ा सा पेनफुल होता है कंपनी के लिए, 17% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है जिसका, उसमें भी उनका कहना है कि प्रीमियम पोर्टफोलियो कंपनी लेकर आ रही है, जिसमें 6 से 8% जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसमें प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन आने वाला है। अगले साल एबिटा मार्जिन एडिबल ऑयल के करीबन 2 से 4% रह सकते हैं और आय भी देखें तो सिमिलर लेवल पे जो इस साल कंपनी ने आय की थी वही एडिबल ऑयल की आय आपको अगले साल नजर आएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग था, पाम ऑयल के जो प्लांटेशन कंपनी कर रही है वो ट्रैक पे आने वाले 5 सालों में 5000 करोड़ के मुनाफे का लक्ष्य वो लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ हर साल 20 से 25% की ग्रोथ यहाँ से आ सकती है, तो ओएफएस अगले महीने आपको दिख सकता है। एडिबल ऑयल का गाइडेंस काफी स्ट्रांग है। साथ ही साथ फूड बिजनेस की भी बात करें तो मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे और भी आते हुए नजर आएगा। तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, बड़े एक्सपेंशन प्लान है और जून में ही ये कह रहे हैं कि स्टेक सेल या स्टेक रिडक्शन की आपको खबर आ सकती है। चलिए, रोड शोज भी पतंजलि ने शुरू कर दिए हैं और स्टॉक पर भी थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले जाएं। कुणाल जी एक बार देखेंगे, सुबह भी एक बार जब इंटरव्यू हो रहा था स्वामी रामदेव के साथ तो स्टॉक एक्शन में आया था, अभी भी थोड़ा फोकस में आ रहा है बाजार के। पतंजलि फूड्स का चार्ट सर देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, नीचे के लेवल्स पर काफी समय लगाकर स्टॉक में एक बेस बना है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी चार्ट पर निर्मित होता हुआ दिख रहा है और एक ब्रेकआउट भी 1000 रुपए के ऊपर हो गया है। तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज इन प्लेस, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो यहाँ पर आपको 1100-1150 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में इन स्तरों पर भी, मौजूदा स्तरों पर भी 1000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और जिनके पास पहले की पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए पतंजलि जहां पर रखनी है आपको नजर। अग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स हैं कंपनी के आगे जाते हुए भी। इस बीच बाजार में कई सारे स्टॉक्स में एक बढ़िया रिकवरी आ रही है। एफएमसीजी पर ही थोड़ा फोकस करिए क्योंकि अभी बात चली रही थी एचयूएल की, और ब्रिटानिया पर भी नजर रखिए, इस पर भी एक बढ़िया रिकवरी आपको आती हुई दिखी है। इनफैक्ट अच्छी मूव पिछले कुछ मिनटों में ब्रिटानिया में दिखी है। जरा सचिन जी ब्रिटानिया का चार्ट देखेंगे सर, बताएं क्या करना है इसमें। दीपांशु, यहाँ पर काफी अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन है। अगर डेली चार्ट पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है एंड बेसिकली अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो 48-20 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस से रखना है। डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर पोजीशन बनाने की सलाह दी थी
बट जिस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश ट्रेड्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए लगभग अराउंड 4630 पे। ये क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। एंड इंटरमीडिएटली मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ही 4730 के आसपास का स्विंग बन सकता है। पोजिशनली जो पैटर्न यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है टारगेट 4840 के आसपास का, आई थिंक उसके लिए भी ये पर्टिकुलर स्टॉप लॉस वैलिड होगा। सो जरूर अपने खरीदारी के रेडार पे रखिए ब्रिटानिया पे। तो ब्रिटानिया को अपने रेडार पर रखिए। इस पर एक मूव आपको आती हुई दिख रही है। एक मूव आपको पीआई इंडस्ट्रीज में आती हुई दिख रही है। एक बार पीआई इंडस्ट्रीज का भी चार्ट पुल अप करिए। इस पर पिछले कुछ मिनटों में जबरदस्त स्पाइक दिखा है और देखिए ये भी डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक मूव बढ़िया वाली आई है। 3600 का लेवल पीआई इंडस्ट्रीज ने अभी क्रॉस भी किया है। हिमांशु जी देखेंगे सर? हिमांशु जी ऐसा अलार्म बटन दबाया वैसे नहीं लग रहा है? लग रहा है। हाँ, ऐसा लगा जैसे अलार्म वाला बटन दबाया एकदम। या फिर वापस काम तो शुरू नहीं हो गया उनके नेबर का? काम में तो हाँ, वो कई बार वो हो भी सकता है ना, कोई होल करने के लिए ड्रिल कर रहा हो कोई, ड्रिलिंग मशीन जो होती है, ड्रिलिंग मशीन जैसी आवाज आई थी। ओके चलिए, तो हिमांशु जी से थोड़ी देर में हम संपर्क करेंगे फिर से वापस। तब तक आइए, कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है जय ठक्कर बिगुल। बताएं सर। अनिल जी 18,500 का कॉल ऑप्शन खरीदे 89 पर। यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 39 पर। सो 89 पर खरीदे, 39 का स्टॉप लॉस है अनिल जी। 151 एंड 180 ये दो टारगेट्स के लिए। निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, रिकवरी बहुत ही बढ़िया आपको आते हुए देखने मिली है। एंड 18,500 को ब्रेक जरूर किया बट देन सस्टेन नहीं किया उसके नीचे। सो आई थिंक निफ्टी में डेफिनेटली एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और 18,500 इंट्राडे पर्सपेक्टिव एक अच्छा सपोर्ट लग ही रहा था। पोजिशनली अगर हम देखें नहीं जी तो 18,400 का जो लेवल है निफ्टी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये करंट रैली में आफ्टर अ ब्रेकआउट है। 18,400 के ऊपर जब तक निफ्टी है डिस्पाइट के मार्केट का मोमेंटम थोड़ा नहीं जी वीक हो चुका है बट देन ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज मैं कहूँगा कि पॉजिटिव ही रहेगा टिल इट मेंटेन्स 18,400। उसके नीचे वी कैन अज्यूम दैट कि एक रिवर्सल आ चुका है। अदरवाइज ये होल्ड आउट कर गया तो हमें फिर से हायर लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो 18,400-500 अच्छी सपोर्ट रेंज है, इसीलिए 18,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है जी कल ही की एक्सपायरी का। तो ये है कल ही की एक्सपायरी के लिए आपको खरीदारी की राय 18,500 की कॉल की। थोड़ा रिकवरी के लिए अब बाजार तैयार हो रहे हैं। अभी जय की कॉल आई है। नितिन जी अगले हफ्ते की एक्सपायरी की 550 की कॉल की बात कर रहे थे। सही 3 बजे 18,550 पहुंचा है निफ्टी, पहुंच गया और बैंक निफ्टी भी 44,000 के पार 3 बजे के एकदम 3 बजे के समय निकला। और तो खराब क्लोजिंग नहीं होगी, ये भरोसा दिख रहा है। 2 बजे भी यही भरोसा दिया है। तो आपने कहा था ना हो गया आज के लिए जो होना, डन फॉर द डे, डन फॉर द डे। नीचे का लेवल अब वापस आपको नया नहीं दिखेगा, उतना भरोसा आप रख सकते हैं। और हो सकता है आप दिन के थोड़े और हायर लेवल की तरफ बढ़े, यानी कि 18,575 600 तक आप जाने की कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट तो करेंगे। और बैंक निफ्टी में 44,150 200 तक की कोशिश हो सकती है। लेट्स सी, अगर 18,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं और 44,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं बैंक निफ्टी में तो बढ़िया ही क्लोजिंग है, कोई दिक्कत वाली बात। बिल्कुल, तो बढ़िया क्लोजिंग के आपको आसार आते हुए दिख रहे हैं और मूव भी अच्छा दिख रहा है। एक और स्टॉक जहां पर थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, भारतीय एयरटेल। सुमित जी भी हमारे साथ। रिसेंटली सुमित जी ने अच्छी मूव पकड़ी थी भारतीय एयरटेल में और सुमित जी तब से स्टॉक थोड़ा एक्टिव भी हो रहा है। 3% ऊपर है आज और थ्रू द डे जब बाजार डेज के बॉटम पे थे वहां से इसकी रैली शुरू हुई है और अब 3% ऊपर है। क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? बिल्कुल सही कहा दीपांशु आपने, भारतीय एयरटेल में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और 790 के आसपास मैंने इसमें बाय का व्यू दिया था और अभी आज ये 840 के पास आ चुका है और एक अच्छी रफ्तार पकड़ के ये चल रहा है। स्टॉक के अंदर अभी ऊपर का मूव और बनना चाहिए और 850 860 ये इसके इमीडिएट टारगेट होंगे। 860 का लेवल टूटने के बाद ये जल्दी 900 रुपए का स्तर भी क्रॉस करेगा। तो बहुत दिनों के बाद इसके अंदर हलचल आई है। अब ये स्टॉक रुकना नहीं चाहिए, तेजी के बाद थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर करेगा बट ओवरऑल तेजी का मूव दिखाना चाहिए। 860 और उसके बाद 900 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। आशु जी, दीप आपसे कुछ पूछना चाहता है। जी दीप पूछे आशु। मैं तो बोला था आशु सर भूल ही गए भारतीय एयरटेल को। उस समय जब बात होती थी काफी बार डिस्कस होता था, तब से आपके रेडार पर वापस आया नहीं सर? नहीं दीपांशु, ये तो डिलीवरी स्टॉक है, इसमें तो मतलब इसको रडार में कोई ऐसा ना ट्रेडिंग स्टॉक नहीं रहा।
ये तो डिलीवरी स्टॉक लेके रख दीजिए तो 1000 रुपए 1200 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लीडर है, लोग अभी भी आइडिया में इधर उधर ढूंढने की और कोशिश करते हैं कोई न्यूज फ्लो। भारती इज ए डिलीवरी स्टॉक, इसको लेके रख लेना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। ये आने वाले टाइम में जैसे डीएलएफ है, एक मूवमेंट के बाद कहां से कहां पहुंच रहा है, बिल्कुल ये पहुंचता रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है स्टॉक के अंदर। मतलब इट्स ए मस्ट हैव डिलीवरी स्टॉक। इसमें ना ट्रेडिंग मूव्स खत्म हो गए हैं दीपांशु, जो हम ज्यादा ट्रेडिंग मूव देते हैं। अब एक ही डिलीवरी स्टॉक को मैं हर महीने, हर 15 दिन में या हर 1.5 महीने में आके बोलूं, उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो मतलब जो डेफिनेशन होती है पोर्टफोलियो की, जो लेकर सब रख लेते हैं, दिस इज द डिलीवरी स्टॉक। जैसे आईटीसी हैज बिकम ए डिलीवरी स्टॉक, और अब डीएलएफ भी डिलीवरी स्टॉक बन गया कि बिल्कुल अब लेके वो जो ट्रेडिंग मूव थी 350, 400, 350, 400, 450, उसको काट के बिल्कुल ऊपर चला गया। जो अनिल जी भी अब बात कर रहे हैं, कुछ भी भाव हो सकता है। सो एक टाइम के बाद ये इतने अच्छे स्टॉक्स बन जाते हैं कि अब वो इनमें ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है कि डिलीवरी के लिए होल्ड कर लें, और 10, 20, 50 रुपए ऊपर नीचे से नहीं घबराना चाहिए। ओके, तो ये राय है भारतीय एयरटेल पे डिलीवरी स्टॉक, और हमारे अच्छे खासे बढ़िया ट्रेडिंग मूव देने वाले आईटीसी और डीएलएफ को भी आपने डिलीवरी स्टॉक बना दिया आशीष जी। भारती तो खैर आपका था, आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन 3.25 मिनट तक जब तक आपने भारती पर बात की, तब तक पूरे 3.25 मिनट तक मुस्कुराते रहे बंसल जी, और आखिर के 1.5 मिनट में बहुत अच्छे से मुस्कुराए सुमित जी भी। तो इन दोनों से मैं पूछूंगा वजह कि जब मैंने कहा कि दीप सवाल पूछना चाहते हैं, तभी से मुस्कुराना शुरू किया। बंसल जी वजह क्या बताएं? अनिल जी, मैं तो आपको देख रहा था स्क्रीन पर। ऐसा नहीं अनिल जी, आपके पास तो 10 स्क्रीन लगे हुए हैं। जिस तरीके से कभी आप यूं, कभी आप यूं, कभी आप यूं करके मुस्कुरा रहे थे। और अनिल जी, वो तो उस जमाने की बात है जब भारती इससे आधे भाव का होता था और आशु मदान जी मालिक बन गए थे। मतलब कि सुनील भारती मित्तल के नाम से जाने जा रहे थे आशु जी, फिर भूल गए उसको। तो ये उस जमाने की अनिल जी बात है, वंस अपॉन अ टाइम। ओके, अच्छा सुमित जी की वजह क्या मुस्कुराए? सुमित जी की भी तो होगी कुछ तो। अनिल जी, दो रीजन है अनिल जी। अनिल जी, एक रीजन तो बिल्कुल सेम टू सेम, आपकी स्माइल दिखी मेरे को अचानक से बीच में। अच्छा। उसको देख के मुझे भी स्माइल आ गई। और दूसरा रीजन ये अनिल जी कि मैं ये बता रहा था, प्रूफ कर रहा था कि बीच में मैं कितनी बार स्माइल देता हूँ, उस टाइम पे ध्यान नहीं देते बंसल जी, तो उनको दिखाने के लिए कि देखो मैं स्माइल कर रहा हूँ। लेकिन कुछ भी बंसल जी आज कमाल कर दिया है। जो काम हम कई हफ्तों से, महीनों से कर नहीं पा रहे थे, बंसल जी आज आपने कमाल कर दिया। आज देखो मुस्कुराने वाले चेहरे देखो वापस से खिल उठे। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इन दोनों की तो स्माइल आपको दिख गई अनिल जी, मेरी भी तो वैसा समझिए अनिल जी, मैं तो चाह करके स्माइल भी नहीं कर पा रहा हूँ अनिल जी, क्योंकि अगर स्माइल किया आशु जी जाने उसका क्या मतलब ले लें, इसलिए अनिल जी स्माइल को दबा के रखा हुआ है मैंने। नहीं, व्यथा थी ना आपकी, तो आई वॉज इग्नोरिंग। मुझे स्माइल ज्यादा पसंद है। जी आशु जी। अनिल जी, मैंने कहा स्माइल तो मैं कर रहा हूँ कि बातों बातों में 50 पॉइंट निफ्टी निकल गया ऊपर से। हाँ, अच्छा। तो चले और करते रहे बातें, या मतलब कुछ और काम की बात आगे है बढ़ाएं? आइए काम की बात को बढ़ाते हैं आगे। IRCTC बड़े दिनों बाद ये स्टॉक एक्शन में आया, रेडार पे आया, और वजह इसलिए है कि रिजल्ट आए। अब रिजल्ट आए तो शेयर की चर्चा तो होगी। रिजल्ट के बाद अब मूड बदला सा है, बटा सा है। कुछ लोग हैं बुलिश, तो कुछ कहते हैं कि ना IRCTC तुमसे ना हो पाएगा। तो आइए, वरुण तैयार है, नुपुर तैयार है बताने के लिए बुल वर्सेस बेयर। वरुण करें शुरुआत। ITC में ऐसा क्या है जो आपको पसंद है? देखिए अनिल जी, अच्छे फंडामेंटल्स सबसे बड़ी बात किसी भी स्टॉक को या फिर किसी की कंपनी को चूज करने के लिए यही होते हैं, और इस बार के नतीजों में कंपनी ने दर्शा दिया है। ये सीजनली वीक क्वार्टर होता है, अगर आप देखेंगे तो Q1 जो होता है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अनुमान से बेहतर था। आप देखिए कंपनी की टूरिज्म आय 155% के आसपास की बढ़ोतरी, जो स्टेट तीर्थ से आय आती है कंपनी की उसमें भी 155% के आसपास की बढ़ोतरी, केटरिंग आय जो है उसमें 50% के आसपास की बढ़ोतरी है। नो डाउट अब नुपुर कहेंगे कि मार्जिन्स गिरे हैं, लेकिन याद रखिएगा पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर आप देखते तो वो 2S सीट जो है ना उसकी बुकिंग IRCTC करता था, अब उसको बंद कर दिया है, और वो हाई मार्जिन बिजनेस था, कोविड की वजह से शुरू हुआ था, तो उसके चलते यहाँ पे मार्जिन्स में डिप देखने मिला है, लेकिन यहाँ से नॉर्मलाइज होंगे। तो हर पैमाने पे नतीजे कंपनी के अच्छे थे, सीजनली वीक क्वार्टर में अच्छे नतीजे थे, इसके लिए मुझे स्टॉक पसंद है।
बिल्कुल, फंडामेंटल डिसाइड करते हैं कंपनी कैसी है, अच्छी या थोड़ी सी खराब। लेकिन अगर आपके कैटरिंग के एक्सपेंसेस बढ़ते ही रहेंगे तो मार्जिन्स पे तो दबाव बना ही रहने वाला है। कुल आय में कैटरिंग का कारोबार देखेंगे तो 41% का हिस्सा हो चुका है, पिछले साल 38% था, जिसके चलते उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आए, जिसके मार्जिन्स एक्चुअली कम होते हैं। कैटरिंग के 9-10% के मार्जिन्स बनाती है इस सेगमेंट में। अब बड़ा चंक अगर कम लो मार्जिन बिजनेस से आएगा तो मार्जिन्स कैसे सुधरेंगे। इस क्वार्टर में भी सिर्फ 34% के मार्जिन्स आए, एक्सपेक्टेशन 36% की थी। इंटरनेट टिकटिंग का जो रेवेन्यू है उसमें लगातार कमजोरी बनी हुई है, मार्जिन्स भी गिरे इस सेगमेंट में। तो दो बड़े सेगमेंट से अगर वहां पे मार्जिन्स का दबाव है तो कैसे सुधरेंगे मार्जिन्स। देखिए, ये कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस चलाती है, इनके सामने कोई है नहीं। मार्जिन्स तो जब चाहिए बढ़ा लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, कंपटीशन जीरो है, आप मान के चलेगा। और साथ ही साथ ये कंपनी जो है दूसरे कारोबार में विस्तार कर रही है। आप देखिए, थोड़े टाइम पहले इन्होंने जो शिप का है वो भी बुकिंग शुरू की थी, सुना था कि बस की भी करने वाले हैं, और काफ़ी सारे और कारोबार जो है उसमें कंपनी लगातार अपना एक्सपांशन जो है वो कर रही है। रेल नीर आपको याद होगा जब बंद हुआ था कोविड के चलते, उसके बाद कितना हल्ला मचा था, लेकिन उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है कंपनी कर रही है, उस कारोबार को भी कंपनी बढ़ा रही है। तो लगातार विस्तार की योजनाएं जो है वो इस कंपनी की है। और जो नई टाइप की ट्रेन ये चला रहे हैं, और आपको तो पता ही है वंदे भारत ट्रेन, उसको भी यही ऑपरेट करते हैं। चार्जेस देखें अपने, मार्जिन बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वरुण, आखिर है तो सरकारी कंपनी ना, 62% का स्टेक है और जिसके चलते लगातार विवादों में रहती है। आपको अगर याद हो तो मैं बता देती हूँ, अक्टूबर 2021 में एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया था कि 50% की कन्वीनियंस जो फीस होती है वो शेयर करनी होगी आपको गवर्नमेंट के साथ, उसको रोल बैक करना पड़ता, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट फॉल हुआ था, मार्केट कैप फॉल हुआ था IRCTC का, उनको वापस लेना पड़ता। आखिर तो सरकारी कंपनी है तो ओवरहैंग कोई भी चीज का कभी भी लगा हुआ ही रहता है। लेकिन कौन सी सरकारी कंपनी जिसने IPO से अब तक 5 गुना रिटर्न दिए हैं? कोई नहीं है, और वो है IRCTC। कहीं ना कहीं इस तरह का भरोसा जो है वो निवेशकों को इस काउंटर पे था, इसके लिए इस काउंटर ने रिटर्न दिए हैं। नो डाउट अपने 50 वीक हाई से अगर आप देखेंगे तो वहां से अभी करीब 100-200 रुपए नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बात मुझे नुपुर समझ में नहीं आती, आप देखिए लॉस में काम करने वाला इंटरग्लोब एविएशन लाइफ हाई पे ट्रेड करता है, और मुनाफा देने वाला IRCTC, मोनोपोली कारोबार वाला IRCTC अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर वंदे भारत की टिकट मुझे 4000, 5000 डायनेमिक प्राइसिंग पे मिलेगी तो मैं इंडिगो से फ्लाई करूंगी। क्यों अपने 18-20 घंटे इन्वेस्ट करके मैं ट्रेन की ट्रैवल करूंगी, इसलिए शायद 50% स्टॉक नीचे। और वैल्यूएशन भी देखे तो दूसरे ट्रेड करता है। RVNL सबकी बात करें तो यहाँ पे भी आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए शायद पिटा हुआ है। ऐसा है ना कि वंदे भारत तो फिर भी फुल जा रही है, और ये भी है कि मेट्रो ट्रेन जो आपकी लोकल ट्रेन है उनको वंदे भारत से कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जाएगा। उसमें तो आप फ्लाइट से जाओगे नहीं, कांदीवली से दादर तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट भी आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। काफी हीटेड आर्गुमेंट्स है, दोनों पक्षों ने अच्छे पॉइंट्स फॉरवर्ड करे। वंदे भारत बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। फ्लाइट के आसपास वाला टिकट इतना भी महंगा नहीं अनिल जी, लेकिन नॉर्मल जो आपकी स्लीपर या फिर बाकी टिकट्स होती थी उससे कंपैरेटिवली बहुत सारे लोग कहते हैं वो यूरोप की ट्रेनों जैसा मतलब फील देता है वंदे भारत। फील बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो उसमें डायनेमिक प्राइसिंग होती है ना, फ्लाइट की तरह। आज आपने बुक किया तो कम में होगा, कल आप बुक करोगे तो महंगा हो सकता है। अच्छा, तो मतलब जितना जल्दी बुक करोगे उतनी आपको सस्ती मिलने की चांस है। ऐसा है। वंडरफुल, चलिए ये भी अच्छी बात है। तो IRCTC बड़े कड़क दोनों की तरफ से तर्क और वितर्क आते हुए दिखे। तो कुणाल जी से जजमेंट लिया जाए। कुणाल जी, आर यू रेडी टू बी अ जज? अनिल जी देखिए, पूरी जिंदगी अनिल जी मैं वकालत ही करता रहा हूँ अनिल जी, अलग अलग लोगों की। तो अनिल जी आज जज बनने का मौका मिल रहा है तो छोड़ूंगा नहीं अनिल जी। बिल्कुल सर, दीजिए अफलातून डिसीजन। अनिल जी लैंडमार्क जजमेंट है अनिल जी, मेरी राय में अनिल जी बिल्कुल ये जो ये तर्क है मैं इससे सहमत हूँ। IRCTC का अनिल जी जो एक समय था वो अभी फिलहाल के लिए काफी समय से ये स्टॉक डिप्रेस था, वापस से ताकत चार्ट्स पर दिख रही है। तो मैं तो इस पक्ष में हूँ कि वापस से इसके अच्छे दिन आएंगे। और ये जो वरुण ने तर्क दिए मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है आने वाले समय में और ऊपर के लेवल्स IRCTC में देखने को मिलेंगे। IRCTC ये आपके लिए कुणाल जी की तरफ से भी राय, और हम तो देख ही रहे हैं दोनों तरफ के तर्क वरुण और नुपुर की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक आशु सर क्या कोई व्यू है? आशु सर बताएं, IRCTC आप भी ट्रैक करते हैं?
मैं तो करता हूँ दीपांशु, मैं तो कई बार इसको ऊपर के भाव पे जब बोला था कि मतलब ये वो पानी में मिली हुई दाल बेचने का मतलब मॉडल, उसको आईटी बना के और कैसे कैसे भाव पे मतलब लोगों को चिपक गया और चिपका दिया गया। तो मैं बिल्कुल तेजी में नहीं हूँ स्टॉक के, मैं टोटली रिवर्स हूँ और नुपुर के साथ हूँ कि अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात तो अनिल जी, जो आप यूरोप और इन सब की बात कर रहे हैं, यूरोप में अनिल जी ऑनलाइन जाओ तो यहाँ टिकट बुक होती है। यहाँ पे तो अनिल जी अभी भी आज भी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि इंपॉर्टेंट चीज जो रेलवे रिफॉर्म होना चाहिए कि टिकट बुक हो। करोड़ों टिकट वेट लिस्ट में एक्सपायर होती है अनिल जी, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों। तो जब तक वो टिकट नहीं मिलेगी ना अनिल जी, तब तक मतलब जो रियल इंडियन रेलवेज हैं, जो ग्लोबली कंपीट करने की कोशिश करते हैं, वो क्या अनिल जी 150, 10,000, 50,000 लोग अगर वंदे मातरम या किसी में चले जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लाखों लोग नहीं जा पाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। और अनिल जी सबसे बड़ी बात आईआरसीटीसी में सारी चीजें ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन अनिल जी जो जिस तरह का इनका मॉडल है वो वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऊपर का इसमें कोई वो है। तो मतलब ये स्टॉक अनिल जी मतलब मजेदार नहीं है, बहुत पैसे मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकते इसके। वैल्यूएशन वाली बात तो ठीक है, वैल्यूएशन में आपको महंगा लगता हो तो ठीक है, लेकिन अगर लाखों लोगों को टिकट नहीं मिली है तो बिजनेस मॉडल बढ़िया है। मतलब इसका मतलब बिजनेस और बढ़ने की स्कोप है। हाँ, है ना। एक चीज है मेरे को लगता है, जगह ही नहीं है ना बढ़ने की, जगह ही नहीं है बढ़ने की। नहीं, रेलवे तो बढ़ी थी ना, धीरे धीरे नए ट्रैक्स, नई ट्रेन, फास्ट वाली ट्रेनें चलेगी, अभी की स्पीड से बढ़ने वाली चलना शुरू होगी तो ज़्यादा चला पाएंगे। लेकिन एक्चुअली हम जो यूरोप से वगैरह से कंपेयर करते हैं ना, उसमें एक समस्या है जी। एक देश है जिसकी आबादी 50 लाख है, न्यूजीलैंड, और एक कांदीवली ईस्ट वेस्ट की 50 लाख है। करेक्ट, से ज़्यादा ही होगी। तो अगर हमारे यहाँ भी इतने से लोग हों तो हमारे क्या फर्स्ट क्लास सबको कंफर्म टिकट मिल जाएगी। वो तो है। अच्छा, आपको मैं बताऊं आशीष जी, 2-3 साल पहले मैं कोविड के पहले की बात, हाँ कोविड के पहले मैं मैच देखने गया था, इंग्लैंड इंडिया पाकिस्तान वाला वर्ल्ड कप, और उससे पहले न्यूजीलैंड वाला था टेंट ब्रिज में। तो उस दिन बारिश की वजह से मैच हो गया रद्द, ठीक है। वापस आने में जो हम लोग, जो भीड़, पूरा हिंदुस्तान टेंट ब्रिज में था उस दिन, करेक्ट, और थोड़ा पाकिस्तान भी, नहीं थोड़ा न्यूजीलैंड भी। तो हालत ये कि जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं लोग, वैसे इंग्लैंड की भी वो ट्रेन वैसे हाल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हमारे पास में वो तकनीक, ये क्षमता, ये सब कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इतनी पॉपुलेशन इंग्लैंड चली जाए तो वहाँ भी यही हाल हो रहा है। करेक्ट। एक और चीज़ मैं बताऊँ, एक और बताता हूँ आपको। मैं दुबई गया था, दुबई में एक दिन अचानक से बारिश हो गई, उसका भी मैंने फोटो ट्वीट किया था। घुटने घुटने तक पानी दुबई में भर गया। बारिश कितनी देर में मालूम है? 15 मिनट। उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे, उस हिसाब से मेरे को लगा हमारा मुंबई ठीक है। कम से कम मतलब एक आध दिन हो तब उसके बाद पानी भरता है, 6-8 घंटे तो चाहिए। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, खाली आप हम थोड़े ज़्यादा है संख्या में, बस फर्क वही आ जाता है। अगर पॉपुलेशन हमारी भी कंट्रोल में हो तो फिर चिंता की कोई बात है। जी कुणाल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहता है, कनाडा रिटर्न बताएं सर। अनिल जी देखिए, मैं तो अनिल जी अभी हमारे आशु जी लंदन से अभी लौटे हैं, तो अनिल जी बस ये उनको याद दिला रहा हूँ कि अनिल जी आईआरसीटीसी के मॉडल में एक ही चीज़ अच्छी है, वो है मोनोपोली। अनिल जी असली जो वजह है इस वैल्यूएशन की, जो वैल्यूएशन उनको समझ नहीं आ रहा, वो है मोनोपोली। और मोनोपोली जब तक बनी हुई है तब तक अनिल जी ये दाम जो है जस्टिफाइड है। ओके, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। दीप मूवमेंट अच्छा है। मैं 3-20 की स्ट्रेटजी अभी देना, आइए लेते हैं अनिल जी 3-20 की स्ट्रेटजी। सर संभले तो थोड़े अमेरिकी फ्यूचर्स भी हैं निचले स्तरों से, बट हमारे बाजार में इंटरेस्टिंग ये है कि बैंक निफ्टी ही डाउनसाइड लीड कर रहा था आज, और बैंक निफ्टी रिकवरी लीड कर रहा है कल की तरह। बढ़िया रिकवरी, 44,200 पर आ गया बैंक निफ्टी सर, और इसलिए निफ्टी भी 18,550 पर स्टेबल है, बट बैंक निफ्टी में बढ़िया रिकवरी है। आना था इतनी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है सामने, और वो शॉर्ट कवरिंग अब आपके लिए आ रही है ऊपर, तो मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट मूव चल रहा है बैंक निफ्टी का, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब यहाँ से ऐसा है मामला कि 44,271 और 44,200 लो, प्रीमियम देखो कहाँ गई, निकल गई प्रीमियम सारी। अब प्रीमियम बची सिर्फ 55 पॉइंट की। 180 पॉइंट की प्रीमियम से हमने शुरू किया था, अब 55 पॉइंट के तो लो कैश में भी आए। ये जो बैंक निफ्टी का मूव है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बैंक निफ्टी कल थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिला, नया हाई बना देगा 44,500 के ऊपर। कल एक और नया हाई बनेगा। क्या बात कर, और करेक्शन पूरा हो गया ना, हो गया करेक्शन पूरा हो गया। 0.64 का पुट कॉल रेशियो इंट्राडे में तैयार है बढ़ने के लिए। अगर दिन के दौरान अभी बचे हुए 10 मिनट में अगर वापस 44,100 की रेंज में आपको नीचे मिले, खरीदारी कर लीजिए।
खरीदारी कर लीजिए, करना चाहिए अब खरीदारी। पुट आप नीचे का लेकर रख लीजिए कल की एक्सपायरी का, छोटा सा, ताकि थोड़ी आपकी इवेंट वाली हेजिंग रहे। लेकिन बैंक निफ्टी आपको लीडरशिप फिर से दे रहा है, करेक्शन में भी लीडरशिप दी, उससे पहले तेजी में लीडरशिप, करेक्शन के बाद रिकवरी की लीडरशिप, और प्रीमियम आपकी पूरी उड़ गई। शॉर्ट कवरिंग हुई है काफ़ी, अब नो डाउट आप ही कह सके शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन साथ में अब जो बढ़ा है वो कैश में बढ़ा है, स्पॉट में बढ़ा, फ्रेश खरीदारी तभी तो बढ़ा है ना, भले ही आर्बिट्राजर आके कर रहे हो जो भी हो। तो मेरे ख्याल से तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा, तो क्लियर है। निफ्टी में 18,550 के आसपास से बीचों बीच बंद हो रहा है, व्यू है तेजी की तरफ ही है। अगर आप चाहें तो एक हेजिंग 18,400 के पुट के साथ कर लें, और बैंक निफ्टी में 43,800 या 44,000 का पुट करके अपनी हेजिंग के साथ तेजी की पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं। गॉट इट सर। आई थिंक थोड़ा ये एमएससीआई रीबैलेंसिंग है, उसका भी वो भी हो सकता है, बिल्कुल। बैंक्स भाग रहे हैं, कोटक बैंक भाग रहा है सर, बिल्कुल, तो उसका भी संभव है दिख रहा है, बट जबरदस्त रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। एक कोटक बैंक क्योंकि बड़ी मूव आई है और बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में सबसे बड़ा योगदान भी इस समय उसका है। सचिन जी जरा देखेंगे कोटक बैंक का चार्ट, ये एमएससीआई रीबैलेंसिंग क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पर जो हो रहा है, 3.25% ऊपर इस समय। जी दीपांशु, इनफैक्ट अगर हम मंथली क्लोजिंग भी देखें जो आज होने वाली है, तो काफी समय के बाद यहाँ पर 1980 का जो लेवल है उसके ऊपर की क्लोजिंग बन सकती है, विच इज अ पॉजिटिव ट्रैक्शन। एंड मुझे लग रहा है पोजिशनली लगभग यहाँ पर 2060 तक की जगह भी यहाँ पर ओपन हो चुकी है, तो जरूर अपनी खरीदारी के रेडार पे ही रखना है। एंड ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग जो बनाया था अराउंड 1945 के आसपास का, आई थिंक वो एक अच्छा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो सकता है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी इंटैक्ट था, जिस तरीके से मोमेंटम बना है मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अगले कुछ हफ्तों के लिए बरकरार ही रहना चाहिए। एंड वीकली एंड मंथली चार्ट पे एक काफी शानदार क्लोजिंग यहाँ पर एस्टैब्लिश होगी, एंड जिसका इफेक्ट मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए बरकरार होगा। तो 2060 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए 1945 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 1945 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाइए। कोटक बैंक बढ़िया मूव इस पर आ रही है। कुछ और स्टॉक्स पे भी आपको जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। भारतीय एयरटेल 7.5% ऊपर इस समय आपको ये काउंटर दिख रहा है, जबरदस्त ब्रेकआउट है। जिस लेवल पर अभी सुमित जी और आशु जी से हम बात कर रहे थे स्टॉक से, वहां से भी बड़ी मूव आपको आती हुई दिख रही है, तो जबरदस्त मोमेंटम में भारतीय एयरटेल है, इसको अपने रेडार पर रखें। जोमैटो, इस पर भी आपको एक बहुत ही बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। जोमैटो का भी चार्ट एक बार पुल अप करिए, वहां पर भी पिछले 10 मिनट में एक बड़ा वाला उछाल आते हुए दिखा है। बंसी जी जरा देखिए सर जोमैटो का चार्ट 70 के लेवल पर। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और मैंने और कुणाल जी ने इसको निचले स्तरों पर अराउंड 56-57 रिकमेंड भी करा हुआ है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड की राय है, करेक्शन पे लेने की कोशिश करनी चाहिए। 65 रुपए, 66 रुपए अब एक बेस है, और यहाँ पर जो टारगेट निकल के आ रहा है, नियर टर्म टारगेट 77-80 के टारगेट हैं, तो 77-80 के टारगेट के लिए होल्ड एंड बाय ऑन डिप्स। ओके, होल्ड बाय ऑन डिप, यह है आपके लिए जोमैटो पर राय इस समय। आइए हिमांशु जी के लिए एक बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। मिडकैप आईटी में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, कोफोल में जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला है, और आज रिकॉर्ड क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है परसिस्टेंट सिस्टम्स में। तो परसिस्टेंट के फ्यूचर्स में बीटीएसटी करके चलने की सलाह रहेगी। 5154, 5155 के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 5120 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। मेरा मानना है 5220, 5250 तक के टारगेट्स कल यहाँ सुबह में देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह से आज यहाँ रिकॉर्ड क्लोजिंग परसिस्टेंट के चार्ट पर देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड हाई पर, मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 5 से 10% तक का मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। तो हर गिरावट पर परसिस्टेंट सिस्टम में खरीदारी भी करके चलने की सलाह रहेगी। गिरावट पर परसिस्टेंट पर भी खरीदारी करें। आईटी से हमने लीडरशिप जरूर देखी थी, बट अब बाकी सेक्टर से भी लीडरशिप आ रही है, बट नॉनदलेस आईटी पर अपना भरोसा बनाए रखें। आइए जय के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, टाटा मोटर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा एक ब्रेकआउट आया है यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, इसीलिए इसका 530 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो 14 रुपये 60 पैसे पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे। 10 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाइए। फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा 20.50 का, एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 24 रुपये का। सो 20 रुपये 50 पैसे, 24 रुपये
ये जो टारगेट्स के लिए आप खरीदे टाटा मोटर्स का 530 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप इसमें जो कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों से हमें आते हुए देखने मिल रहा है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए, ये 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है और लगभग हमें 550 तक के लेवल स्पॉट में नजर आ सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा मोटर्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। बड़ी मूव इस पर भी आती हुई दिख रही है। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक ही रडार पे आया है और आईटी स्टॉक्स के अंदर ही मोमेंटम चल रहा है। आईटी स्टॉक में जो भी मेरे रडार पे जो स्टॉक आया है उसका अभी भाव चल रहा है 344 रुपए 40 पैसे, 344.40। स्टॉक का नाम है बीसॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट के अंदर मोमेंटम बन रहा है। बीसॉफ्ट के अंदर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। स्टॉक ने पिछले 1 महीने के अंदर लोड लेवल से अच्छी तेजी दिखाई, फिर 5-7 दिनों का इसने साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया और अभी आज एक वापस से स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म कर रहा है जिसके अंदर पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। बीसॉफ्ट के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 334 335 के पास दिखाई दे रहा है, तो 335 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 355 का पहला टारगेट बनेगा, 360 का दूसरा टारगेट बनेगा। बीसॉफ्ट में खरीदारी करें 355 360 के टारगेट्स के लिए 335 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। 355 360 का टारगेट बिरला सॉफ्ट, इस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन यहां पर भी आपको होते हुए दिख सकता है। कई सारे काउंटर्स हैं जो आपको एंड ऑफ ट्रेड जबरदस्त मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। भारतीय एयरटेल के साथ साथ इंडस टावर्स में भी निचले स्तरों से रिकवरी है, हालांकि आपको आधा % नीचे दिखेगा, बट निचले स्तरों से एक शार्प अप मूव आपको इंडस टावर्स में दिखी है। वोडाफोन आइडिया में भी आपको थोड़ा एक्शन आते हुए दिखा है, तो ये दोनों काउंटर्स को भी अपने रेडार पर आप जरूर रखें। जबरदस्त एक्शन यहां पर आ रहा है। टाटा कम्युनिकेशन, इसको भी रेडार पर रखिए, इस पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। और टाटा कॉम देखिए 2.25% ऊपर, ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर से में ट्रेड कर रहा है, बस 1300 के लेवल पर आते हुए आपको दिख रहा है। एक बार कुणाल जी से टाटा कॉम पर भी राय ली जाए। कुणाल जी, ये पूरा स्पेस ही इस समय एक्शन में, जरा देखें सर। देखिए बिल्कुल दीपांशु, चार्ट पर एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। एक माइनर हर्डल मुझे 1310 रुपए के आसपास नजर आती है। ये लेवल्स पार हो जाए तो स्टॉक में फिर एक अच्छी रैली बनते हुए दिखेगी, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने। टाटा कम्युनिकेशंस जहां पर आपको रखनी है नजर। एक और काउंटर जहां पर आपको रखनी है नजर और वो है आपके लिए जोमैटो। लंबे समय बाद ये काउंटर भी आपको 70 के लेवल पर आ रहा है। अभी अभी 70 का लेवल छुआ है। 16 नवंबर 2022 के बाद आपने ये लेवल इस पर आते हुए देखा, तो 6-7 महीने की ऊंचाई पर आपको इस समय जोमैटो आते हुए दिख रहा है। तो लंबी जर्नी इसकी भी रही है, करेक्शन की, कंसोलिडेशन की। अब वहां से आप यहां पर एक्शन आते हुए देख रहे हैं, तो बड़ी मूव इस पर आपको दिखेगी। जोमैटो आपको एक्शन में दिख रहा है। इस बीच कोटक बैंक को जरा एक बार पुल अप करिए और दोनों चार्ट साथ में दिखाइए। कोटक का कैश और कोटक का फ्यूचर्स, दोनों जरा अगर आप साथ में दिखाएंगे तो आपको दिखेगा कि फ्यूचर्स बड़े डिस्काउंट पर ट्रेड करते दिख रहा है। स्पॉट में आपको 2040 के लेवल्स दिख रहे हैं, वहीं फ्यूचर्स में आपको 1970 के लेवल्स इस समय दिख रहे हैं। तो बड़े डिस्काउंट पर इस समय कोटक का फ्यूचर्स आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जय, जरा एक बार देखें, फ्यूचर्स और स्पॉट में बड़ा डिफरेंस आ रहा है। कोटक के ऑलमोस्ट 60-70 रुपए का डिफरेंस इस समय दिख रहा है। बिल्कुल दीप, इनफैक्ट फ्यूचर्स जो है लगभग आपने जैसे बताया 1968 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2028 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। दीप क्लियरली ये हमें डिफरेंस आते हुए देखने मिल रहा है और आप दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, आई मीन जो आपने कहा कि MSCI का रीबैलेंसिंग है जो भी है, बट देन स्पॉट में अगर आप देखें दीप तो क्लियरली एक ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है जो फ्यूचर्स में ब्रेकआउट नहीं आया है आज। सो कोटक के स्पॉट में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है अबाउट द लेवल्स ऑफ 2000। फ्यूचर्स में वो ब्रेकआउट अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया 2000 के लेवल्स के ऊपर। सो यू नो जब ऐसा होता है देन आई थिंक वन शुड वेट फॉर अ कंफर्मेशन फ्रॉम बोथ दी फ्यूचर्स एज वेल एज स्पॉट प्राइजेस, तब एक फर्दर कंफर्मेशन मानना चाहिए यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। फ्यूचर्स में नहीं आ रहा, आई थिंक यू नो वन शुड वेट एंड वॉच। तो यह है आपके लिए कोटक, जहां पर आपको रखनी है नजर। स्पॉट और फ्यूचर्स में बड़ा डिस्काउंट आपको फ्यूचर्स में बड़ा डिस्काउंट दिख रहा है स्पॉट के मुकाबले। इस बीच 4 करोड़ शेयर्स के सौदे आपको होते हुए दिख रहे हैं जोमैटो में। अभी हमने हाईलाइट किया ही था, 7 महीने की ऊंचाई पर ये काउंटर आते दिख रहा है। 4 करोड़ शेयर्स के आपको बड़े बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं जोमैटो में, तो इसको भी अपने रेडार पर रखें। 1.25 करोड़ शेयर्स के सौदे अभी अभी ONGC पर भी होते हुए दिखे थे। तो MSCI रीबैलेंसिंग भी चल रही है बाजार में, उसका भी थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है। बाकी शेयर्स में भी बड़ा एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है। 5
5 करोड़ शेयर्स के अब सौदे जोमेटो में हो गए। बड़ी खरीदारी इस काउंटर में चल रही है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। भारतीय एयरटेल अभी इंट्राडे 7% ऊपर था, अभी 2.25% ऊपर बंद हो रहा है। नंदरलेस इंट्राडे एक बड़ी मूव आई थी, 880 तक गया था, फिलहाल 840 के लेवल पर यहां पर आपको क्लोजिंग होती है दिख रही है। कोटक बैंक इसमें सबसे ज्यादा एक्शन आया है, रिवाइवल के संकेत यहीं से शुरू हुए थे। टेक महिंद्रा एक्टिव है, सन फार्मा में हमने अच्छी खरीदारी देखी है। टाटा मोटर्स, ब्रिटानिया, HUL, HCL टेक, टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल्स, विप्रो, ICICI बैंक, इन सारे शेयर्स में आपने खरीदारी देखी है। फिर भी सुस्ती के साथ ही बाजार बंद हो रहे हैं। ONGC 3.5% नीचे है, एक्सिस बैंक 2.5% नीचे है, NTPC पर प्रेशर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 2% टूटा है, तो निफ्टी की प्रेशर पर इसका भी बड़ा योगदान है। SBI एक्स डिविडेंड है, अगर आप डिविडेंड एडजस्टमेंट हटा दें तो फ्लैट बंद होते हुए दिख रहा है, बट HDFC बैंक यहाँ पर आपको प्रेशर दिखा है। TCS, ITC, इन्फोसिस, ये सारे दिग्गज भी प्रेशर में दिखे हैं। 125 अंक नीचे निफ्टी बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी भी 300 अंकों की गिरावट के साथ आपको बंद होते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त मूव टोरेंट फार्मा में आज का स्टॉक ऑफ द डे भी था, 5.5% ऊपर। डिक्सन टेक 4.5% ऊपर। PI इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स, कोफोर्ज, इंटेलेक्ट, बिरला सॉफ्ट, बालकृष्णा, टाटा कॉम, टेक महिंद्रा, इप्का, कैनफिन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सारे काउंटर्स आपको काफी एक्टिव होते हुए दिखे हैं। गिरावट में SBI कार्ड्स पर प्रेशर है, 2.25% का। कोल इंडिया आज नीचे है, वेदांता इस पर भी गिरावट आई है, और साथ ही वीकनेस अपने टाटा पावर, LIC हाउसिंग, अंबुजा, HAL, इंटरग्लोब और ग्रासिम जैसे काउंटर्स। ऑल इन ऑल सुस्ती के साथ बाजार बंद हो रहे हैं, बट एंड में एक अच्छी रिकवरी आई थी। MSCI रीएडजस्टमेंट की वजह से भी कई सारे स्टॉक्स में आपको एक्शन दिखा, और मिड वीक सेशन स्पेशली लास्ट आवर काफी वॉलेटाइल आपको होते हुए दिखा। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स हमारी स्क्रीन पर आने वाले हैं। आइए उससे पहले आज शाम के क्या क्या आयोजन है वो भी आपको बता दिए जाएं। वी नीड फूड नॉट टोबैको, ये इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है। दरअसल भारत में तंबाकू से सालाना 13.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वहीं देश में 27% कैंसर के मामलों की वजह अकेले तंबाकू है। ऐसे में आज 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम तंबाकू के खतरों पर करेंगे बातचीत, समझेंगे कि ये कैसे हमारी सेहत के लिए जानलेवा है। चर्चा में होंगे हमारे साथ डॉक्टर शेखर सालकर, जो कि हैं प्रेसिडेंट नोट के, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन। इसके अलावा डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, डायरेक्टर एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के, और डॉक्टर कुंजहरी मैधी, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल के। तो जरूर जुड़िए 5:56 पर तंबाकू पाना है काबू। इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड में इंडेक्सेशन बेनिफिट हटने के बाद इस कैटेगरी में कम निवेश आया है। साथ ही निवेशक ज्यादा जोखिम वाले प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हैं। निवेशक सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीद रहे हैं या फिर P2P लेंडिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज जानेंगे टैक्सेशन नियम बदलने के बाद डेट में आपका निवेश कैसा हो। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए डेट में कितना रिस्क सही। हमारे साथ होंगे हेमंत रुस्तागी, CEO वाइज इन्वेस्ट, और कीर्तन शाह, CEO क्रीडेंस वेल्थ के। इसके अलावा केरला हाईकोर्ट ने आम आदमी के हित में एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि सिविल स्कोर कम होने के बावजूद बैंकों को बच्चों का एजुकेशन लोन रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, तो जरूर देखिए। सिविल कमजोर, बैंक ना हो कठोर। इसके अलावा आज देश की GDP के आंकड़े आने वाले हैं, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा कि GDP डेटा किस तरह से आपको समझना चाहिए, इसका विश्लेषण करेंगे। आगे ग्रोथ के लिए क्या समझ में आ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, इस पर भी होगा फोकस। तो जरूर देखिए GDP आंकड़ों का एक्सरे शाम 8 बजे। चलिए फाइनल क्लोजिंग फिगर भी आपके सामने आ गए हैं। 99 पॉइंट नीचे, सेंचुरी तो नहीं हुई, 99 पॉइंट नीचे 18,534 पर निफ्टी की क्लोजिंग है, और ट्रिपल सेंचुरी 300 पॉइंट नीचे 44,128 पर आपको बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दिख रही है। कमजोर है, बट 44,000 का लेवल आसानी से बैंक निफ्टी ने एंड में डिफेंड किया है। निचली सबसे बढ़िया रिकवरी भी थी, और निफ्टी भी 18,500 को डिफेंड करके उसके ऊपर ही बंद हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का आज शो में अपना वक्त देने के लिए। आशु सर, राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही हिमांशु जी, जय ठक्कर, सुमित जी, एंड ऑफ कोर्स सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल वीकली एक्सपायरी है, फिर से करेंगे आपसे सुबह मुलाकात और एक्शन को बढ़ाएंगे।